Hello and welcome to my channel. Welcome to this video. In this video, we will revise the five chapter of 10th Maharashtra Board Political Science. Okay, so I have made detailed videos of all the chapters. You can visit the playlist. आप playlist देख सकते हो. Playlist में सारे videos को मैंने detail video बनाया है. लेकिन ये video में क्या करेंगे हम कि revision करेंगे. Quickly सारे chapters को हम देखेंगे. ठीक है? Let's begin. So first chapter political science का है working of the constitution. सो बेसिकली आपको पता होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है 1950 26 जनवरी 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें हैं कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम करता है क्या क्या चेंजेस हुए इस ये चैप्टर में हम देखेंगे ठीक है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिक्लेयर्ड इट्स ऑब्जेक्टिव टू एस्टैब्लिश अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सो पहले आपने चैप्टर में पढ़ा होगा कि गवर्नमेंट कैसे काम करता है लोकल गवर्नमेंट कैसे काम करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फिलोसफीज क्या है ये सब हमने पहले देखा था अभी हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन काम कैसे करता है सो यहाँ क्या बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन देखो सोवरेन हमने कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि इंडिया सोवरेन होगा सोशलिस्ट होगा सेक्युलर होगा डेमोक्रेटिक होगा रिपब्लिक होगा क्विकली हम क्या करेंगे वर्ड्स का मीनिंग देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल सोवरेन क्या होता है सोवरेन मतलब जो कंट्री का पीपल सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं मतलब पीपल डिसीजन लेते हैं और बाहर का कोई भी कंट्री हमारे डिसीजन मेकिंग में इंटरफियर नहीं करता है ऐसे कंट्री को बोलते हैं सॉवरेन कंट्री जैसे इंडिया के लोग इंडियन लीडर्स को चूज करते हैं और इंडियन लीडर्स हमारे लिए डिसीजन लेते हैं ठीक है जो भी पॉलिसीज या जो भी डेवलपमेंट करते हैं बाहर का कोई भी कंट्री का आदमी हमारे डिसीजन मेकिंग में इंटरफियर नहीं करता है सो दैट काइंड ऑफ कंट्री इज कॉल्ड ए सॉवरेन कंट्री नेक्स्ट इज सोशलिस्ट सोशलिस्ट मतलब क्या कि जो भी सोसाइटी या जो भी गवर्नमेंट का रिसोर्सेस है वो सभी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए जो गरीब है रिच है पुअर में इसके बीच में डिफरेंशिएट नहीं होना चाहिए ऐसा जो सोसाइटी होता है ऐसा जो गवर्नमेंट होता है ये होता है सोशलिस्ट गवर्नमेंट सेकुलर मतलब क्या कि कोई भी रिलीजन ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा कंट्री का सारे रिलीजन को इक्वली ट्रीट करेगा गवर्नमेंट ठीक है देन डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक मतलब क्या हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी होगा और रिपब्लिक रिपब्लिक मतलब कंट्री का जो हेड होता है जैसे इंडिया का हेड प्रेसिडेंट है प्रेसिडेंट ये इलेक्टेड पर्सन होगा ये कोई हेरिडेटरी पोजीशन नहीं होगा जैसे इंडिया के प्रेसिडेंट अभी द्रौपदी मुर्मू है ठीक है इसके पहले रामनाथ कोविंद थे तो इनका इलेक्शन हुआ था जो हमने चूज किया था रिप्रेजेंटेटिव्स को उन्होंने इलेक्शन करके द्रौपदी मुर्मू उनको चूज किया या उनका इलेक्शन हुआ और वो जीत गए तो ये होता है रिपब्लिक कंट्री जहाँ कंट्री का जो हेड होता है वो इलेक्टेड पर्सन होता है ओके also it has made so constitution has made extremely important provisions to ensure that the citizens get justice in their freedom is protected so हमारे आपने अगर कॉन्स्टिट्यूशन को देखा होगा या कभी पढ़ने का मौका मिला होगा तो उसमें कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं तो फंडामेंटल राइट्स के वजह से हमें फ्रीडम मिलता है ठीक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सीन एज अ मीन्स थ्रू विच प्रोग्रेसिव डेवलप सोसाइटी बेस्ड ऑन सोशल इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी विल बी एस्टेब्लिश कि ये हम क्यों क्यों बोल सकते हैं कि हमारा कंट्री में सोशल जस्टिस मिलेगा सभी को इक्वल जस्टिस मिलेगा इक्वालिटी होगा क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा है और जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ता है ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950 जो मैंने बोला एंड सिंस देन गवर्नमेंट हैज बीन वर्किंग इन द अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो भी गवर्नमेंट है उसको कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा है उसके हिसाब से काम करना पड़ता है सो तीन मेन चीज हम चैप्टर में देखेंगे ठीक है सो पॉलिटिकल प्रोसेस जैसे इवॉल्व हुआ या डेवलप हुआ तो उसमें चेंजेस हुए तो ये तीन मेन चेंजेस कौन से फील्ड्स में हुए ये हम देखेंगे फर्स्ट इज डेमोक्रेसी सेकंड इज सोशल जस्टिस थर्ड इज जुडिशियल सिस्टम ठीक है लेट्स बिगिन विद डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं पॉलिटिकल मैच्योरिटी क्या है कि जो लोग थे जब इंडिया में इलेक्शन हुआ था तभी तभी लोग इलिटरेट थे ज़्यादा ठीक है इलेक्शन जब भी हुआ था तो ज़्यादा लोग पहले ब्रिटिशर्स जब भी थे तो सभी को वोटिंग राइट नहीं था बाद में गवर्नमेंट जब भी अपना आया जब भी इंडिया इंडिपेंडेंट मिला तो सभी को हमने राइट्स दिया कि वो वोट कर सकते हैं ठीक है डेमोक्रेसी डज नॉट मेयरली इम्प्लाई ऑन रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर अभी इंडिया में कैसे रिप्रेजेंटेटिव्स हम चूज करते हैं हमारे जो लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी है या एमएलए है आमदार खासदार है ये लोग ये लोग हो गए मतलब इनका हमारा काम हो गया ऐसा नहीं कि हमने वोट दे दिया वो लोग जीत गए वो काम करेंगे ऐसा नहीं होता है ठीक है द एसेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम इज टू इंटीग्रेट द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी इन एक्चुअल प्रैक्टिस के एक्चुअली डेमोक्रेसी जो बोल रहा है वो प्रैक्टिस में होना चाहिए डेमोक्रेसी क्या होता है कि रूल ऑफ पीपल लोगों का रूल होना चाहिए हमारा इसमें क्या चल रहा है कि लोगों ने तो चुन के दे दिया लोग रिप्रेजेंटेटिव्स को देन दे आर रूलिंग दैट शुड नॉट टेक इनटू कंसीडर दैट शुड नॉट हैपन सो डेमोक्रेसी इज रूल ऑफ पीपल ओके सो ये डेमोक्रेसी एक्चुअली इंप्लीमेंट होना चाहिए वो
वंस दिस इज डन डेमोक्रेसी बिकम्स ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी। अगर ये एक बार होता है तो डेमोक्रेसी हमारे सोसाइटी का पार्ट बन जाता है, और जो भी चीजें हम करते हैं लाइफ में या हमारे गवर्नमेंट जो भी करता है वो डेमोक्रेसी के हिसाब से होता है। सो इंडियन पीपल हैव डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट। अभी डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन कैसा, कि हम क्या करते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट करते हैं और रिप्रेजेंटेटिव्स हमें रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट मतलब लोकसभा राज्यसभा। स्टेट लेजिस्लेचर एंड लोकल गवर्नमेंट। स्टेट लेजिस्लेचर मतलब महाराष्ट्र का जो विधानसभा है वहाँ हमारे मेंबर ऑफ एमएलए जाते हैं। लोकल गवर्नमेंट है, हमारे नगर सेवक या फिर कॉर्पोरेटर जाते हैं। सो ये लोग हमें रिप्रेजेंट करते हैं। सो होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एट रेगुलर इंटरवल इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर फॉर इंडियाज सक्सेसफुल डेमोक्रेसी। कि इंडिया में इलेक्शन बोला जाता है कि हम मान सकते हैं कि फ्री एंड फेयर है। कुछ माल प्रैक्टिसेस होते हैं, बट कंपेयर टू अदर कंट्रीज इंडिया का इलेक्शन फ्री एंड फेयर है और रेगुलरली होता है। ऐसे नहीं कि अभी इलेक्शन हुआ तो 20 साल बाद होगा, ऐसे नहीं है, रेगुलर टाइम में होता है। द इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द पॉलिटिकल प्रोसेस। ये लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लोग जाके वोट देते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इंडियन डेमोक्रेसी प्रोग्रेस हो रहा है और ये सक्सेसफुल है। ठीक है। नाउ राइट टू वोट। अब ये राइट टू वोट मतलब क्या होता है कि जो हमारे कैंडिडेट है, इलेक्शन होगा, इलेक्शन में जाके हमारा जो पसंद का कैंडिडेट है उसके उसे वोट करेंगे। ठीक है। तो ये राइट टू वोट हर इंडियन सिटीजन है। पहले क्या था कि राइट टू वोट हमें जब भी इंडिपेंडेंस मिला तो उसके पहले क्या था कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी या इक्वल राइट नहीं था। रिच को ही राइट था, वुमेन को, कुछ कुछ वुमेन को राइट नहीं था। जब भी इंडिया में इंडिपेंडेंस मिला तो हमने क्या किया, गारंटीड एडल्ट सफरेज। एडल्ट सफरेज मतलब क्या होता है कि जो भी एडल्ट है, उस टाइम पे एडल्ट का एज था 21 ईयर्स। ओके। जो भी 21 ईयर्स के अबाव है और इंडियन सिटीजन है उसको वोटिंग राइट मिलेगा। ये पहले था। बाद में हमने क्या किया, 21 ईयर्स से चेंज करके उसको रिड्यूस कर दिया 18 ईयर्स में। ओके। सो क्योंकि यंगर जनरेशन है उसको भी पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए, उसको भी वोटिंग राइट मिलना चाहिए। तो इंडिया में पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है और उसके वजह से क्या है, 18 प्लस लोग भी बहुत ज़्यादा है, 18 ईयर्स प्लस। तो इंडिया डेमोक्रेसी इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। ओके। बिकॉज हमारे पास वोटर ही उतने हैं। दिस अभी ये जो चेंज हुआ, हमने देखा कि 21 ईयर्स थे, बाद में 18 ईयर्स कर दिया, तो लोग भी बढ़ गए वोटिंग। तो ये क्या क्वांटिटेटिव चेंज नहीं है कि सिर्फ क्वांटिटी नहीं बढ़ा, क्वालिटी भी बढ़ा। ठीक है। सो क्वालिटी मतलब कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको भी अभी देखना पड़ता है कि हमें हमारे जो यंग वोटर्स हैं उनके लिए भी कुछ करना चाहिए। सो चेंज इज नॉट क्वालिटेटिव बट ऑल्सो not quantitative, also qualitative, as new political parties are emerging with active support of young voters. Okay. ये लोग क्या करते हैं, यंग वोटर्स को सपोर्ट करते हैं, यंग वोटर्स के लिए काम करते हैं। सो नए नए लोग भी पॉलिटिकल पार्टीज में ज्वाइन करने लगे। नाउ डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइज मतलब क्या होता है कि एक ही जगह पे पूरा पावर एकोमुलेट है। अभी हमने क्या किया, डिसेंट्रलाइज किया। डिसेंट्रलाइज मतलब क्या, कि जैसे मैंने बोला कि लोकसभा है या प्राइम मिनिस्टर है हमारे, जो पूरे नेशन को देखते हैं, उसके बाद चीफ मिनिस्टर है जो हमारे स्टेट को देखते हैं, वैसे ही हमारे लोकल लेवल पे, गांव लेवल पे सरपंच होता है, हमारे लोकल जो सिटीज होती है उसमें मेयर होता है, म्यूनसिपालिटीज होती है। तो ये क्या करते हैं, डिसेंट्रलाइज किया पावर, एक ही हाथ में पावर नहीं है। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि पावर मिसयूज भी नहीं होता है और सभी लोगों को चांस मिलता है, पॉलिटिकल पार्टीज में चांस मिलता है कि वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए, नगर सेवक सब बने। ठीक है। तो ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें बोला गया था कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होना चाहिए, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। तो इससे क्या होता है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। सेल्फ गवर्नमेंट मतलब क्या, पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति। तो ये इनको भी एम्पावर किया गया, इनको भी राइट्स मिला, इनको भी पावर मिला, इनके पास भी अभी टैक्स कलेक्ट करने का अथॉरिटी होता है, वो भी अपने लेवल पे अपने एरिया में डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है। अब ये सब चीज़ कैसे हुआ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ मेजर चेंज करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। तो बहुत बार कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ है। जब भी 73rd और 74th बार चेंज हुआ था, उस टाइम पे हमने डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन किया और हमारे जो लोकल गवर्नमेंट है उसको एस्टेब्लिश किया और उसको कॉन्स्टिट्यूशन में डाला कि ये अभी कंपलसरी है, सारे स्टेट्स को करना है। ठीक है। देन लेट्स सी, अभी देखो हमारे यहाँ रिजर्वेशन भी है, वुमेन के लिए कुछ सीट रिजर्वेशन है। जैसे ये लोकल बॉडीज में 33% सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन, महाराष्ट्र में 50% सीट्स रिजर्व है। और कुछ सेक्शन के सोसाइटी के लोग हैं, जैसे ओबीसी है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, उनके लिए भी लोकल गवर्नमेंट में सीट रिजर्व रखना पड़ता है। ठीक है। और जैसे नेशनल लेवल पे इलेक्शन कमीशन है, वैसे स्टेट लेवल पे भी इलेक्शन कमीशन एस्टेब्लिश हुआ। और इनके जो राइट्स है, ठीक है, जो लोकल गवर्नमेंट के राइट्स है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिस्ट है या शेड्यूल है, उसमें ऐड किया गया। तो 11th और 12th शेड्यूल में ऐड किया है उनका राइट्स। ओके। देन नेक्स्ट इज राइट टू इन्फॉर्मेशन। अभी सिंपल मीनिंग है राइट टू इन्फॉर्मेशन, कि गवर्नमेंट जो भी काम करता है उसे सिटीजन्स को पता होना चाहिए। तो सिटीजन क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन देंगे और एप्लीकेशन दे के गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि
वो क्या काम करते हैं, कितना खर्चा हुआ, पहले ये अलाउड नहीं था। 2005 में गवर्नमेंट ने एक लॉ निकाला या राइट टू इंफॉर्मेशन एक एक्ट निकाला, उसके बाद इट इज नाउ इम्पोर्टेंट टू फॉर गवर्नमेंट टू give information to the citizens. Whenever they are giving information to the citizens, that means that government is transparent. ट्रांसपेरेंसी है उसके अंदर कि कुछ छुपा के नहीं रखते, ठीक है। कुछ क्रिटिकल चीजें हैं वो शेयर नहीं कर सकते, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स गवर्नमेंट हैज टू शेयर विद द पीपल। ओके, इससे हुआ क्या, गवर्नमेंट ने क्या किया, लोगों को एम्पावर किया। पीपल नाउ हैव राइट टू ask questions to the government, to ask like how much money they are spending on some development activities. So people have to people are empowered. Okay, तो सिटीजन और गवर्नमेंट इसके बीच में जो गैप था वो कम हुआ, और सिटीजन भी इंटरेक्ट करने लगे, गवर्नमेंट को क्वेश्चंस पूछने लगे, और उसके बीच में ट्रस्ट आया कि गवर्नमेंट जब भी बताता है कि हमने ये रोड कंस्ट्रक्शन में इतना खर्चा किया, सो पीपल आर नाउ ट्रस्टिंग द गवर्नमेंट। इसकी वजह से क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने हमारे सिटीजन्स को राइट टू इन्फॉर्मेशन मिला, ठीक है। देन उससे होता क्या है कि ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या कि जो प्राइम मिनिस्टर है, सपोज तो प्राइम मिनिस्टर ने इतना इतना खर्चा किया, तो उनको पता होता है कि लोग मुझे आगे जाके पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। सो नाउ ही इज अकाउंटेबल, आंसरेबल, कि वो आंसरेबल है लोगों को, ठीक है। और ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंसी मतलब कुछ छुपाया नहीं जाता है, अभी सब ओपनली हम क्वेश्चन कर सकते हैं। सो आफ्टर 2000 अभी पहले क्या था कि लोग क्या बोलते थे कि ऐसा माना जाता है कि गवर्नमेंट हमारे माए बाप है, गवर्नमेंट हमारे लिए काम कर रहा है। तो पहले लोगों को लगता था कि गवर्नमेंट हमारे ऊपर उपकार कर रहा है। ओके, सो पहले ऐसे माना जाता था, अभी ऐसा मानते हैं कि गवर्नमेंट का ये काम है, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका काम है, इट इज राइट्स ऑफ द सिटीजन। सो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ये हमारा राइट है, ठीक है। सो राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड सिक्योरिटी, ये सब नए नए राइट्स मिले हैं, और उसके वजह से क्या मिला है कि ये डेमोक्रेटिक रिफॉर्म इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिटीजन्स आर नाउ कंसिडर एज, पहले क्या माना जाता था, सिटीजन्स को बेनिफिशरीज माना जाता था कि गवर्नमेंट हमारे ऊपर कुछ उपकार करता है, हमें कुछ फायदे मिलते हैं, ऐसे नहीं है कि नाउ हम जो टैक्स देते हैं उसके ऊपर ही गवर्नमेंट हमें सब देता है। तो नाउ इट इज कंसिडर्ड राइट ऑफ द सिटीजन कि डेवलपमेंट ये राइट है सिटीजन का, ठीक है। नाउ सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस बेसिकली क्या है, सोसाइटी में कुछ लोग होते हैं जो वीकर सेक्शंस होते हैं, जो पुअर होते हैं, या फिर कुछ 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 कम्युनिटीज के होते हैं, ठीक है। इन लोगों के ऊपर अन्याय होते रहता है। सो नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू एंश्योर दैट दे आर गेटिंग जस्टिस एंड इक्वालिटी मेंटेन होता है। डेमोक्रेसी के वजह से ये पॉसिबल है, क्योंकि डेमोक्रेसी में हम ऐसा बोलते हैं कि डेमोक्रेसी में सभी को इक्वल वोटिंग राइट है, इक्वल इक्वालिटी है। सो बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी इन आवर कंट्री और इन डेमोक्रेसी। Social justice and equality are the important objectives of our constitution. Constitution has given guidelines to establish a new society. अभी न्यू सोसाइटी मतलब क्या, कि जब भी हमारा इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन बना था तभी हमने अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया, ये हमारा फंडामेंटल राइट में ऐड किया है कि अनटचेबिलिटी नहीं होगा, ठीक है। सभी को इक्वालिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेगा। तो इससे हुआ क्या कि नया सोसाइटी बना, कि इनइक्वालिटीज थी वो चले गई। वी आर नाउ फॉलोइंग द पाथ टू लेट डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू अचीव द गोल। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो गवर्नमेंट फुलफिल करने का कोशिश करता है। तो सोशल कंडीशन, सोशल जस्टिस मतलब क्या कि जो सोशल कंडीशंस है जिसके वजह से इनजस्टिस होता है, जिसके वजह से लोगों का डिग्निटी या लोगों को इक्वालिटी नहीं मिलता है, वो हम रिमूव करेंगे, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड इक्वालिटी एम एट एंडिंग डिस्क्रिमिनेशन इन सोशल स्टेटस सच एज सुपीरियर और इन्फीरियर, कि जो भी मानते हैं कि हम सुपीरियर है, इन्फीरियर है, ये बंद होना चाहिए। देन कुछ लोग मानते हैं कि हमारा कास्ट सुपीरियर है, हमारा रिलीजन सुपीरियर है, हमारा लैंग्वेज सुपीरियर है, जेंडर सुपीरियर है, मेल मानते हैं कि हम सुपीरियर है, ये सब एंड होना चाहिए। सभी को इक्वालिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। तो ये भी है कि कहाँ बर्थ हुआ, कहाँ कौन से रेस के तुम हो, कितना प्रॉपर्टी तुम्हारे पास है, नथिंग मैटर्स, एवरीबडी इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट। सो दैट इज द मेन इंटेंशन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, एंड कॉन्स्टिट्यूशन हैज इंश्योर्ड दैट एवरीबडी इज इक्वल, ठीक है। सोशल जस्टिस कैसे करना है कि देखो सबको अभी इंक्लूसिव, एक्सक्लूड किसी को करोगे तो वो बोलेगा कि मैं इस गवर्नमेंट का पार्ट नहीं हूँ या मैं कंट्री का पार्ट नहीं हूँ। सो डेमोक्रेसी शुड बी इंक्लूसिव, दैट वन मस्ट ट्राई टू ब्रिंग ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी इनटू अ मेन स्ट्रीम। सभी को एकोमोडेट करो, सभी को, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है, डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, अलग अलग कास्ट के लोग हैं, सभी को इकट्ठा लाओ, एकोमोडेट करो, देन ओनली दे विल फील दैट दे आर सिक्योर एंड दे आर इक्वल। ओके, सो ये होगा तो क्या होगा, सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स कम होगा, ठीक है। अभी कैसे देखो इक्वालिटी कैसे मिलेगा कि policy of reservation of seats. There are some sections of the society, there are some people from some caste who were not treated equally before our independence. कि independence के टाइम पे उनको equal treatment नहीं था, उनको as a lower caste माना जाता था, ठीक है। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या किया या कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, उनको रिजर्वेशन दिया ताकि उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके। सो दे वर डिप्रॉयड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, पहले उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिले थे एजुकेशन के, एम्प्लॉयमेंट के। सो नाउ देर इज अ रिजर्वेशन, अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंगली इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, रिजर्वेशन कहाँ है उनको, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में है, कॉलेजेस में है, जॉब्स में है, गवर्नमेंट सर्विसेज में है. सम सीट्स आर kept reserved for scheduled caste and scheduled tribes. Okay, there are also a provision for reservation for other backward class, OBC, SC, ST. इन लोगों को रिजर्वेशन है. क्यों है? Because they were not getting equal opportunities earlier, so this has ensured that they are getting equal opportunities now. अभी जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं या शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, इनके ऊपर बहुत इनजस्टिस होता था, तो इनको इनजस्टिस कम होना चाहिए, इसलिए एक एक्ट आया था, लॉ आया था, दैट इज शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट. एट्रोसिटी मतलब क्या? इनके ऊपर जो अन्याय हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, इसको कम करने के लिए. ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट एक्ट इन एस्टेब्लिशिंग सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी. दिस एक्ट प्रिवेंट्स एनी इनजस्टिस अगेंस्ट पीपल belonging to scheduled caste and scheduled tribe. Any act of atrocity committed against them is liable to punishment. कि कोई भी अगर atrocity करने का कोशिश करेगा, अन्याय करने का कोशिश करेगा, then that person will be liable to punishment. Okay. Now minorities, जैसे मैं हमने बोला कि सभी को equal opportunity मिलना चाहिए, सभी equal होना चाहिए. So कुछ कुछ कंट्री में या कुछ कुछ जगह में क्या होता है कि एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी, एक कम्युनिटी के लोग या एक कास्ट के लोग, एक रिलीजन के लोग मेजोरिटी में होते हैं, उनका पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से होता क्या है कि इनके ही लोग इलेक्शन में जीतते हैं, ये लोग ज़्यादा पावरफुल होते हैं. तो जो माइनॉरिटीज़ है, जिनका पॉपुलेशन में शेयर कम है, दैट पीपल आर नॉट फीलिंग सेफ, और उनको लगता है कि हम इक्वल नहीं है. सो गवर्नमेंट ने क्या किया है या कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, प्रोविजंस बनाया है माइनॉरिटीज़ के लिए. ठीक है. सो ये क्या कर सकते हैं कि माइनॉरिटीज अपने अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं, अपने लैंग्वेज में अपने रिलीजन की पढ़ाई कर सकते हैं. ठीक है. और उसके बाद क्या मिलेगा उनको, अपॉर्चुनिटी मिलेगा एम्प्लॉयमेंट में, एजुकेशन में. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज एंड रीजन. कि डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिट करता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. ठीक है. फंडामेंटली प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ इक्वालिटी, फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स. जो भी माइनॉरिटीज है, जैसे महाराष्ट्र में पीपल मराठी स्पीकिंग पीपल आर इन मेजोरिटी, तो जो तमिल स्पीक करते हैं, तमिल बोलते हैं, या फिर जो तेलुगु बोलते हैं, ये लोग माइनॉरिटी में होते हैं. तो अभी इनको लगना चाहिए कि महाराष्ट्र में भी हम इक्वल है, हमें अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, हमें अपना लैंग्वेज पढ़ने का अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए. तो इनके पास राइट्स होता है कि ये अपने स्कूल स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है. सो इससे क्या होगा कि उनको लगेगा कि वो इक्वल है, फ्रीडम ऑफ राइट है, एजुकेशनल राइट्स है, ये राइट्स उनको मिलेंगे. लॉ रिलेटेड टू वुमेन एंड प्रोविजंस फॉर रिप्रेजेंटेशन. अभी अगेन मैंने बोला कि सेक्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, कि वुमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है. ठीक है. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, या पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद क्या प्लान हुआ कि वुमेन को एम्पावर करना चाहिए, कि जो भी प्रॉब्लम्स है वुमेन के, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो भी प्रॉब्लम्स है, ओके, तो इनके लिए पॉलिसीज बनाओ और ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करो. सो क्या प्रॉब्लम्स है? इलिटरेसी रिमूव होना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर देयर इन डेवलपमेंट, ये होना मिलना चाहिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज. अभी कौन से लॉ बनाए थे? डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट, की डॉवरी जो दहेज लेते हैं उसके अगेंस्ट एक्ट बनाया था. दूसरा था कि वो वुमेन को इक्वल शेयर मिलना चाहिए प्रॉपर्टी में, हस्बैंड के, फादर के. ठीक है, उसके लिए लॉ है. देन डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट प्रोहिबिशन एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस, वुमेन के अगेंस्ट कुछ डोमेस्टिक वायलेंस होता है, तो उसको भी रोकना चाहिए. तो इसके वजह से क्या होगा कि फेवरेबल एनवायरनमेंट बनेगा और वुमेन भी डेवलप कर पाएंगे, उनको भी फ्रीडम मिलेगा. ठीक है. अभी देन वुमेन को अभी हमने एजुकेशन दे दिया, देन वुमेन विल बी एजुकेटेड. नाउ इट इज़ इंपॉर्टेंट टू गिव देम अपॉर्चुनिटी इन पॉलिटिक्स. तो उसके वजह से उसके लिए क्या हो गया कि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन पहले बहुत कम था पॉलिटिक्स में या फिर गवर्नमेंट में, या वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये सब कम बनते थे. तो अभी गवर्नमेंट ने क्या किया कि पहले स्टार्ट किया लोकल गवर्नमेंट से, कि 73rd एंड 74th अमेंडमेंट जो हमने देखा था, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर में, तभी गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया. अपने कंट्री में लॉ है कि पूरे स्टेट में, जो भी इंडिया में स्टेट्स है, उसमें जो भी इलेक्शन होगा लोकल गवर्नमेंट का, उसमें 33% सीट्स रिजर्व होगा वुमेन के लिए. महाराष्ट्र में तो 50% सीट्स रिजर्व है. ओके. सो अभी आप यहाँ शेयर देखोगे वुमेन का पार्लियामेंट में, ये है लोकसभा में, कि 1951-52 में सिर्फ 22 वुमेन एमपीज थी. ठीक है. अभी भी अगर आप देखोगे 2014 में 66 है. टोटल 545 या 543 में से सिर्फ 66 वुमेन है, और पॉपुलेशन का शेयर देखोगे तो 50% या अराउंड 50% वुमेन पॉपुलेशन है. तो स्टिल द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इज लेस. ये 50% तक होना चाहिए, अभी 12% है. ठीक है. पहले 4% था, तो अभी बढ़ रहा है धीरे धीरे. यहाँ रिजर्वेशन नहीं है, रिजर्वेशन सिर्फ लोकल गवर्नमेंट में है. ठीक है. नाउ रोल ऑफ जुडिशरी. अभी जुडिशरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जुडिशरी का काम क्या होता है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हो रहा है
जो भी गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम कर रहा है ये चेक करना कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर काम नहीं हुआ तो जुडिशरी कैन स्टॉप द गवर्नमेंट। सो जुडिशरी क्या करता है कि सॉरी यहाँ रह गया, सॉरी, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हैज आल्सो बीन एस्टैब्लिश कि वुमेन का अगर कुछ इशू होता है तो वुमेन क्या कर सकती है, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन में जाके कंप्लेंट कर सकती है। ठीक है, स्टेट लेवल पे भी स्टेट वुमेन कमीशन है। The Act for the Protection of Women Against Domestic Violence is important. This act underlying the need to protect the dignity and self-esteem of women कि जो भी उनके अगर वुमेन को फैमिली में प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके अगेंस्ट लॉ बना है कि गवर्नमेंट जो पुलिस में जाके कंप्लेंट कर सकती है। ठीक है, तो इसके वजह से हुआ क्या कि एक्सपांड गवर्नमेंट जो डेमोक्रेसी का स्कोप ये एक्सपांड हुआ, इसने वुमेन को भी अपॉर्चुनिटी मिला। ठीक है, और जो वुमेन का जो ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ डोमिनेशन थे कि वो मेल डोमिनेशन था, ऑथोरिटेरियनिज्म था, मतलब क्या कि मेल डोमिनेंस, ये सब एंड हुआ क्योंकि वुमेन को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिला। अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है तो उनके अगेंस्ट लॉ, उसके लिए लॉ बना हुआ है तो उनको अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। ठीक है, नाउ लेट्स सी रोल ऑफ जुडिशरी। जैसे मैंने बोला कि जुडिशरी का मेल रोल क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना, कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी प्रोविजंस है वो ठीक से इंप्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं, इसको चेक करना, ये काम होता है जुडिशरी का। गवर्नमेंट ने कोई भी लॉ अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट बनाया देन जुडिशरी कैन स्टेप इन एंड दे कैन स्टॉप द गवर्नमेंट। ओके, तो इट इज इंपॉर्टेंट टू स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी एंड हेल्पिंग टुवर्ड्स अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर। कि गवर्नमेंट अगर किसी के ऊपर इनजस्टिस कर रहा है, that person can go to judiciary or go to court and court can give the direction to the government। ठीक है, so judiciary has always taken into consideration the fundamental objectives of constitution and also intentions to constitution makers कि constitution makers के जो intention थे कि किस हिसाब से काम होना चाहिए, ये जुडिशरी हमेशा कंसिडर करता है और उस हिसाब से डिसीजंस देता है या अपने डायरेक्शंस देता है। सो देखो कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे मैंने बोला कि गवर्नमेंट चेंज कर सकता है, पार्लियामेंट चेंज कर सकता है, बट पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। देर आर सम थिंग्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट शुड नॉट बी चेंज और दैट विल नॉट बी चेंज। तो ये क्या होता है, एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है कॉन्स्टिट्यूशन का जो कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, बाकी सब चीज चेंज कर सकते हो बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डायनामिक एंड लिविंग डॉक्यूमेंट कि बार बार उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। मोर देन 100 टाइम्स कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस हुआ है अभी तक। So constitution has to change according to the changing conditions and parliament has the power to make changes। सिर्फ parliament ही constitution of India को change कर सकता है। The judiciary has accepted this power of the parliament to make changes। Constitution has at times specified the limitations of the power। There are some limitations, change कर सकते हो but कुछ limitations है। Parliament while amending the constitution cannot alter the basic structure of the constitution। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है देखते हैं। देखो पहले क्या है, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसे मैंने स्टार्ट में बोला था कि रिपब्लिकन, इंडिया का जो हेड है वो इलेक्टेड पर्सन होना चाहिए, कोई भी राजा आके इंडिया में रूल नहीं करेगा। सो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी इंडिया में होना चाहिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये भी चेंज नहीं कर सकते कोई। फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल स्ट्रक्चर मतलब क्या कि हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट होता है, हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, तो ये सिस्टम चेंज नहीं हो सकता है। प्रमोशन ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन की पूरे कंट्री में यूनिटी होना चाहिए, पूरे कंट्री में मिलजुल के सब रहना चाहिए, इंटीग्रिटी होना चाहिए, ये भी चेंज नहीं हो सकता है। सॉवरेनिटी ऑफ द नेशन कि कल जाके अगर हमने बोला कि अमेरिका का प्रेसिडेंट हमारे लिए डिसीजंस लेगा, हमारे कंट्री में पॉलिसीज इंप्लीमेंट करेगा, ये चीज़ नहीं हो सकता है क्योंकि इंडिया ये सॉवरेन कंट्री है। सेकुलरिज्म एंड सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि इंडिया में सुप्रीम कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही सब काम चलेगा एंड इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, ये कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। कल जाके कोई बोल नहीं सकता कि इंडिया में सिर्फ एक ही रिलीजन होगा। ठीक है, दैट विल नॉट हैपन बिकॉज इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। दिस आर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल थिंग्स दैट कैन नॉट बी चेंज, नोबडी कैन चेंज दिस। ओके, अभी कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का काम मैंने बोला जुडिशरी करता है। जुडिशरी कैसे करेगा, जुडिशरी कुछ डिसीजंस देता है, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स देता है। जैसे जुडिशरी ने कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स दिया हुआ है ह्यूमन राइट के लिए, चिल्ड्रन के राइट्स के लिए, वुमेन के लिए, तो ये डिसीजंस एक लैंडमार्क डिसीजंस बनते हैं और ये डिसीजंस के हिसाब से गवर्नमेंट को काम करना पड़ता है। ठीक है, ट्राइबल एम्पावरमेंट के लिए भी डिसीजन दिया हुआ है। सो ये पॉलिटिकल प्रोसेस जो होता है, इसको पॉलिटिकल पार्टीज या जो गवर्नमेंट है उसको भी पता होता है कि अगर उन्होंने कुछ भी डिसीजन लिया, कुछ भी पॉलिसीज बनाया, तो कॉन्स्टिट्यूशन कैन स्टेप इन एंड दे कैन स्टॉप देम। ओके, अभी गुड गवर्नमेंट हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट कैसे काम करना चाहिए, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट शुड बी अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल। अकाउंटेबल मतलब क्या है, इट शुड बी आंसरेबल, पता उनको आंसरेबल होना चाहिए कि जो भी काम करते हैं दे शुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट वर्क। देन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट गवर्नमेंट की
ठीक से काम करना चाहिए, इफेक्ट इम्प्लीमेंट करना चाहिए पॉलिसीज। रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट की जो भी क्वेश्चन हम करेंगे उसको रेस्पॉन्ड करना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लेना चाहिए, मीडिया के सामने जाना चाहिए गवर्नमेंट ने और आंसर करना चाहिए ऑपोजिशन पार्टी को लोकसभा विधानसभा में। ठीक है। ट्रांसपेरेंसी इन वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के काम में ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। राइट टू इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हम क्वेश्चन कर सकते हैं गवर्नमेंट को। जस्ट एंड ऑल इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जस्ट मतलब क्या, जस्टिस। ऑल इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाता है सारे लोगों के लिए पॉलिसी होता है, मुस्लिम्स, हिंदूज, क्रिश्चियन सभी को उसका फायदा होता है। पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, कि लोग पार्टिसिपेट करना चाहिए, लोग वोटिंग करना चाहिए, लोग अपने जो जिनको हम वोटिंग करते हैं उनको क्वेश्चंस करना चाहिए। ठीक है। हाँ, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर इज इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स मतलब क्या, कि इलेक्शंस इंडिया में होता है वो इलेक्शंस किस हिसाब से होता है, कैसे कैसे चेंजेस हुए, कैसे कैसे रिफॉर्म्स हुए इलेक्शन में, इलेक्शन प्रोसेस में, ये देखेंगे। ठीक है। इलेक्शन देखो, इंडिया में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में पावर कैसे शिफ्ट होता है, कि वॉर विर नहीं होता है, पीसफुल पावर शिफ्ट होता है, ये पावरफुल पीसफुली शिफ्ट होता है इलेक्शन से। ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव्स भी इलेक्ट शुड बी एफिशिएंट, जो भी हम जिनको भी हम चूज करते हैं दे शुड बी एफिशिएंट, honest and trustworthy, and they should respect the opinion of the people। ठीक है। देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया has मेड प्रोविजन फॉर द इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। अभी इलेक्शन देखो, गवर्नमेंट आज नरेंद्र मोदी पावर में है, नरेंद्र मोदी जाके खुद इलेक्शन कंडक्ट नहीं कर सकते, नहीं तो क्या होगा कि मोस्ट प्रोबेबली वो अपने ही लोगों को हेल्प करेंगे। तो इसलिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन ने एक अलग बॉडी बनाया, अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है कि इलेक्शन कंडक्ट करना और उसको एडमिनिस्टर करना, कि ठीक से होता है कि नहीं, फ्री एंड फेयर होता है कि नहीं। ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एट द स्टेट लेवल के जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन है, पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज, सेल्फ गवर्नमेंट के इलेक्शन है, डेट आर कंडक्टेड बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है। देन रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, बेसिकली जो, देखो हम इंडिया का पॉपुलेशन मोर देन 120-140 करोड़ है, लेकिन इतने सारे लोगों के लिए सिर्फ लोकसभा में 543 मेंबर्स है। तो ये जो मेंबर है एक एक एरिया से आते हैं, तो वो एरिया के लोगों को वो मेंबर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। सारे डिसीजंस वगैरह वो लेता है। सो इलेक्शन कमीशन का काम है कि पूरा जो इलेक्शन का प्रोसेस है, कि जिस दिन से डेट डिक्लेयर होता है इलेक्शन का, और जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होता है, पूरा जो प्रोसेस है, that process is carried out under the direction and control of election commission। okay, election process is inseparable component of comprehensive democratic process। डेमोक्रेसी और इलेक्शन ये होना ही चाहिए। जिस कंट्री में इलेक्शन नहीं होता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है नहीं होता है, दैट कंट्री कैन नॉट बी कॉल्ड एज डेमोक्रेटिक कंट्री। ओके। So first of all, let's see what is election commission। So in India, election commission is central to the process of election। आर्टिकल 324 अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, एक टाइप एक लॉ है, जिस लॉ के वजह से इलेक्शन कमीशन बनाया है इंडिया में। ठीक है। और ये ऑटोनोमस बॉडी है, मतलब किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। तीन इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया का, और उसके बाद उसको असिस्ट करने के लिए दो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया वॉज सुकुमार सेन, ये इंपॉर्टेंट है, ये मार्क करके रखो। ठीक है। फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर थे इंडिया के। ठीक है। देन द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स, अपॉइंट कौन करता है इलेक्शन कमिश्नर्स को, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट इजीली और ऑन एन अकाउंट ऑफ एनी पॉलिटिकल रीजन। कि सपोज किसी प्राइम मिनिस्टर को, किसी मिनिस्टर को इलेक्शन कमिश्नर पसंद नहीं आया, उसको निकाल नहीं सकते। देयर इज अ प्रोसेस दैट इज फॉलोड पार्लियामेंट में। आप उसके उसके लिए इम्पीचमेंट होना चाहिए, बड़ा प्रोसेस होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर इंडिपेंडेंटली काम कर सके, बिना डरे काम कर सके। ठीक है। दिस इज नेसेसरी सो एज टू प्रिजर्व द इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। देयर इज अ सेपरेट प्रोविजन मेड फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ इलेक्शन कमीशन। अभी इलेक्शन कमीशन को पैसा कहाँ से आता है, इसका एक सेपरेट प्रोविजन है। नहीं तो सपोज गवर्नमेंट ने बोला कि हम पैसे नहीं देंगे, आप हमारे लोगों को ही जीत के लाओ, तो ऐसा नहीं होता है। देयर इज अ सेपरेट प्रोविजन, उसके पैसे को कोई रोक नहीं सकता है। द इलेक्शन कमीशन डज नॉट हैव अ सेपरेट स्टाफ, उनका खुद का स्टाफ नहीं होता इलेक्शन के टाइम पे। जो टीचर्स है या फिर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, ये लोग ही इलेक्शन के प्रोसेस में काम करते हैं, लेकिन जब भी वो इलेक्शन के प्रोसेस में काम करते हैं, तभी पूरा कंट्रोल इलेक्शन कमीशन का होता है। ठीक है। देन फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, तो पहले क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ वोटर लिस्ट। जैसे हमने देखा कि 18 प्लस लोग हैं, 18 ईयर्स के ऊपर के लोग हैं, ये लोग वोटिंग कर सकते हैं। तो इनका पहला तो लिस्ट बनना चाहिए कि कहाँ कहाँ ये रहते हैं, इनका एज क्या है, इनका एड्रेस क्या है। ये सब लोगों का लिस्ट बनाने का काम इलेक्शन कमीशन करता है। ठीक है। जो जो लोगों का एड्रेस चेंज हुआ तो उसका एड्रेस अपडेट करना, नए लिस्ट में उनको ऐड करना, उसके बाद जिनका डेथ हुआ
उनका नाम निकालना, ये सब अपडेट करने का काम भी इलेक्शन कमीशन करता है। ठीक है। और जो लोग का वोटिंग लिस्ट में नाम होता है उनको एक आइडेंटिटी कार्ड मिलता है, आपके पेरेंट्स के पास आइडेंटिटी कार्ड होगा। ठीक है। सो ये भी इशू करने का काम इलेक्शन कमीशन करता है। देन डिसाइड टाइम टेबल। अभी इलेक्शन कमीशन के पास लिस्ट आ गया, अभी इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, टाइम टेबल डिसाइड करेगा इलेक्शन का, कि कभी कंडक्ट करना है इलेक्शन में। इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, एक दिन तो सारे कंट्री में इलेक्शन नहीं हो सकता है, तो अलग अलग फेजेस में इलेक्शन होता है, स्टेजेस में इलेक्शन होता है। ठीक है। इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, उसके बाद लोग क्या करते हैं, अपना कैंडिडेचर, अपना फॉर्म भरते हैं। ठीक है। तो फॉर्म का स्क्रूटीनी करने का काम, फॉर्म सब सही भरा है कि नहीं, सब डॉक्यूमेंट्स बराबर है कि नहीं, ये सब चेक करने का काम भी इलेक्शन कमीशन करता है। कुछ इलेक्शन कमीशन के कुछ मेंबर्स इंडिपेंडेंट होते हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स नहीं होते, ये लोग भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स होते हैं जो लोग अपना फॉर्म फिल करते हैं, ये फॉर्म को चेक करने का काम इलेक्शन कमीशन करता है, स्क्रूटिनी करने का काम इलेक्शन कमीशन करता है। ठीक है। और स्क्रूटिनी करने के बाद क्या होता है, इलेक्शन कंटेस्ट होता है। ठीक है। क्यों रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज। अभी पॉलिटिकल पार्टीज, नया पॉलिटिकल पार्टी अगर किसी को बनाना है तो उसको इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर करना पड़ता है। इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, वी आर हैविंग मल्टीपल पार्टीज, तो नए पार्टी को इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर करना पड़ता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के पास सिंबल होता है, खुद का सिंबल होता है, जैसे बीजेपी का लोटस है। ठीक है। एनसीपी का वॉच है, घड़ी है। शिवसेना का, दो शिवसेना है तो उनका अलग अलग, एक है मशाल, एक है बो एंड एरो, धनुष्यमान। तो ये सिंबल देने का काम भी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन कमीशन करता है। ठीक है। इलेक्शन कमीशन देखो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, इसलिए जब भी वोटिंग होता है, जब भी काउंटिंग होता है, तभी पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ होते हैं। ठीक है, अवेलेबल होते हैं। सो पॉलिटिकल पार्टीज को रिकग्निशन कैसे मिलता है, ये सब आगे हम देखेंगे। पार्टीज में अगर स्प्लिट हुआ, न्यू पार्टी फॉर्म हुआ, तो ये सब किसको रिकॉग्निशन देना है, ये सब काम इलेक्शन करेगा, इलेक्शन कमीशन करेगा। तो इलेक्शन कमीशन ऑल्सो अलॉट्स इलेक्शन सिंबल टू द पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है। अभी इलेक्शन हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज को सिंबल मिल गया, वोटिंग हो गया, सब कुछ हो गया। कुछ लोग जीत के आते हैं, कुछ लोग को लगता है कि जो हारते हैं उनको लगता है कि चीटिंग हुआ है, तो ये वो लोग क्या करते हैं, कंप्लेंट करते हैं इलेक्शन कमीशन को। सो इलेक्शन कमीशन क्या करता है, जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जो भी चीजें होती है, वो चेक करता है। जो डिसक्वालिफाइड कैंडिडेट्स होता है, ठीक है, अगर उनको लगता है कि कैंडिडेट ने चीटिंग किया हुआ है, तो वो क्या होगा, उस एरिया का इलेक्शन डिसक्वालीफाई, वो कैंडिडेट डिसक्वालीफाई होगा और वहाँ री इलेक्शन होता है। ठीक है। ये सब काम इलेक्शन कमीशन करता है। अभी ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि फर्स्ट वोटर ऑफ इंडिया श्याम शरण नेगी फ्रॉम हिमाचल प्रदेश वाज द फर्स्ट वोटर ऑफ इंडिया। ये आप याद रखो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अभी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन भी किया है। क्योंकि सबसे पहले देखो, जैसे मैंने बोला कि इंडिया में 543, इंडिया में 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज है। कॉन्स्टिट्यूंसीज मतलब क्या, इंडिया में 543 लोकसभा के मेंबर है, उसका मतलब क्या है कि पूरे इंडिया से 543 लोकसभा के मेंबर आएंगे। अभी हम क्या करेंगे, पूरे इंडिया को 543 हिस्सों में डिवाइड करेंगे पॉपुलेशन के हिसाब से। हर एक हिस्से में से एक जन जीत के आएगा। कितने लोग भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, उसमें से वोटिंग होगा, और एक जिसको ज्यादा वोट मिलेगा वो जीतेगा। ठीक है। सो ये, जैसे मैंने बोला कि 543 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, ये डिवीजन करने का काम करता है डीलिमिटेशन कमीशन। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूंसीज, एक एरिया को हम बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूंसी। सो क्रिएटिंग द कॉन्स्टिट्यूंसी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डीलिमिटेशन कमीशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इलेक्शन कमीशन लिख के आओगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, डीलिमिटेशन कमीशन करता है। अभी इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, उसका ही पार्ट होता है डीलिमिटेशन कमीशन इलेक्शन कमीशन का ही पार्ट होता है। वो क्या करेगा, पहले कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाएगा, उसके बाद वोटर लिस्ट फाइनलाइज करेगा। वोटर लिस्ट तो पूरे इंडिया का वोटर लिस्ट होगा, लेकिन अभी सपोज मैं रहता हूँ मुंबई में, मुंबई में लोकसभा के 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज है। ठीक है। मैं अगर साउथ मुंबई में रहता हूँ तो मुझे साउथ मुंबई में ही वोटिंग करने का राइट होना चाहिए, तो उस एरिया के हिसाब से वोटर लिस्ट फाइनलाइज करेगा। उसके बाद कैंडिडेट क्या करेंगे, नॉमिनेशन भरेंगे, खुद का फॉर्म भरेंगे, उसका स्क्रूटिनी करेगा इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कैंपेन होगा, कैंपेन मतलब क्या, प्रचार होगा। उसके बाद क्या होगा, एक्चुअल वोटिंग होगा। वोटिंग होने के बाद क्या होगा, काउंटिंग होगा वोट का, और जिसको ज्यादा वोट मिला उस दिन उसका रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट में वो डिक्लेयर हो जाएगा। और अगर किसी को लगता है कि चीटिंग हुआ है, फ्रॉड हुआ है, तो इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, रिजॉल्व करेगा इस डिस्प्यूट्स को। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इजी। आप याद रखो कि क्या प्रोसेस होता है, सिंपल प्रोसेस है। ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन। ठीक है। ये हमने देखा कि डिलिमिटेशन का कमीशन का काम क्या है, और बिना प्रेशर में काम करता है, पॉलिटिकल पार्टीज का फायदा हो ऐसा काम नहीं करता है। अभी कोड एंड कंडक्ट क्या है, अभी कुछ लॉज रूल्स होना चाहिए इलेक्शन के टाइम पे, नहीं तो बहुत, जिसके पास पैसे है वो बहुत पैसे बांटेगा। ठीक है। या फिर मनी मसल पावर सब यूज करेगा, गुंडों को यूज करेगा, या तो
इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट मतलब क्या, रूल्स बनाया है। ये रूल सबके लिए होता है, गवर्नमेंट के लिए होता है, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए होता है, और वोटर के लिए होता है, सभी लोगों के लिए, और जो इलेक्शन में फाइट कर रहा है उसके लिए भी होता है। सबको ये कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन के टाइम पे फॉलो करना पड़ता है, ड्यूरिंग एंड बिफोर इलेक्शन। जब भी इलेक्शन डिक्लेयर होगा तभी से ये कोड ऑफ कंडक्ट चालू होता है, सभी को ये फॉलो करना पड़ता है। और गवर्नमेंट भी उसका वॉयलेशन नहीं कर सकता है, अगर किया तो अभी तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन किसी के ऊपर किसी को सजा भी मिल सकता है, इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर एक्शन ले सकता है, ठीक है। अभी इलेक्शन कमीशन इतना पावरफुल नहीं रहा। challenges in conducting free and fair election, ठीक है। if we take into account size of the country and the number of voters, कि इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करना पॉसिबल नहीं है, जैसे मैंने बोला कि इलेक्शन कमीशन पावरफुल इतना भी नहीं रहा, क्योंकि इंडिया का साइज ही इतना बड़ा है कि सब लोग सब जगह जाके वो ध्यान नहीं दे सकते, ठीक है। कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स को जो अपॉइंट करते हैं वो गवर्नमेंट का साइड भी ले सकते हैं, नॉट पॉसिबल बट पॉसिबल है ये, क्योंकि बड़ा कंट्री है, ठीक है। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करना ये चैलेंज है, ठीक है। सो ये डील कर रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसको चैलेंजेस को ओवरकम करने का हमेशा कोशिश करते रहता है। अभी क्या क्या चैलेंजेस है, मिस यूज ऑफ मनी, जिसके पास पैसा है वो ज़्यादा पैसा यूज करेगा, ज़्यादा पैसा बांटेगा, वोट खरीदने का कोशिश करेगा। देन इलेक्शन कमीशन में क्या करता है, जो इलेक्शंस में क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो किसी क्रिमिनल को टिकट देते हैं, टिकट मतलब क्या, अपना फॉर्म फिल करने का राइट देते हैं। तो उससे क्या होगा कि वो अपने गुंडों को यूज करेगा, लोगों को धमकाएगा और जीत के आ जाएगा। और उसके वजह से क्या होता है, इलेक्शन के टाइम पे वायलेंस होता है। तो ये सब चीजें प्रॉब्लम्स है, ये सब चीजें चैलेंजेस है फॉर कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ठीक है। अगेन, टू रिटेन द कंटिन्यूइंग इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल पार्टीज क्या करते हैं, लीडर्स क्या करते हैं, अपने बच्चों को, अपने वाइफ को, अपने रिलेटिव्स को टिकट देते हैं, या रिलेटिव्स को ही इलेक्शन को फाइट कराते हैं। उसके वजह से क्या होता है, फैमिली मोनोपोली होता है पॉलिटिक्स में, एक ही फैमिली के मेंबर्स ही बार बार जीतते आएंगे, ठीक है। अभी ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्या है, रिफॉर्म मतलब क्या, चेंजेस, कि इलेक्शन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, कि हमेशा चेंज होते रहता है प्रोसेस, कि ये चेंज होते रहते हैं, अपडेट होते रहता है, सुधरते रहता है, ठीक है। द फ्यूचर ऑफ गवर्नमेंट डिपेंड्स ऑन इलेक्शन, कि इलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, एक ही आदमी पावर में रहेगा। इलेक्शन होगा तो हमें अगर लगता है कि वो अच्छा काम नहीं कर रहा है तो हम उसको हरा सकते हैं और दूसरे कैंडिडेट को जिता सकते हैं। तो इलेक्टोरल प्रोसेस बिकम्स रिलायबल इन इलेक्शन प्रोसेस गेट इम्प्रूव्ड, सम रिफॉर्म्स आर सजेस्टेड बिलो। अभी कौन से रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स मतलब क्या, चेंजेस, कि पहले वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए। वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ने के लिए हमने क्या किया है कि 50% कैंडिडेट्स वुमेन होना चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं उनको पॉलिटिकल पार्टीज ने कैंडिडेचर, मराठी में या हिंदी में उसको टिकट बोलते हैं, कैंडिडेचर नहीं देना चाहिए, ठीक है। इलेक्शन गवर्नमेंट शुड टेक केयर ऑफ एक्सपेंसेस, कि ऐसा बोलते हैं कि गवर्नमेंट ने ही सभी कैंडिडेट को पैसा दिया कि आपको इतने पैसे मिलेंगे और इसी में ही आपको फाइट करना है इलेक्शन, तो मनी का मिसयूज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, ये अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ है इंडिया में, फ्यूचर में हो सकता है। टू इंश्योर द पार्टीज विल नॉट मेक मिसयूज ऑफ मनी एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ मनी, अगर गवर्नमेंट ने ही पैसा दिया तो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ये गवर्नमेंट का एक रूल है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट एक लॉ है, वो लॉ चेंज होना चाहिए, और जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं उनको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से रोकना चाहिए, ठीक है। अभी जर्नी फ्रॉम बैलेट बॉक्स, पहले क्या था, पहले एक बड़ा स्लिप होता था, एक चिट्ठी होती थी, उसके ऊपर अलग अलग नाम होते थे कैंडिडेट के, उसके आगे उसका सिंबल होता था, और जो भी वोटर है वो जाके उसके ऊपर एक सिक्का सिक्का मतलब क्या, स्टैम्प देता था, ठीक है। और वो जो चिट्ठी है वो ये बॉक्स में डाल देते थे, और जब भी काउंटिंग होता था ये पूरा बॉक्स ओपन होता था और एक एक चिट्ठी को काउंट करते थे, और जिसके सामने ज़्यादा स्टैम्प है वो जीत जाता था। ये प्रोसेस बहुत बड़ा है क्योंकि इंडिया में करोड़ों लोग हैं। इससे क्या किया हमने, चेंज किया, और अभी हम ईवीएम मशीन्स पे इलेक्शन होता है हमारा, ये मशीन्स में काउंटिंग करना भी इजी हो जाता है, ठीक है। भी अपने आपको पता होगा कि नोटा करके एक ऑप्शन होता है, कि मुझे सपोज सारे कैंडिडेट्स पसंद नहीं है तो मैं एक बटन प्रेस कर सकता हूँ जो है नन ऑफ द अबाव, नोटा, ठीक है। लेकिन इंडिया में इसका कुछ यूज नहीं है, यूजलेस है ये। बाकी कंट्रीज में अगर नोटा को ज्यादा वोट मिला, जो नोटा के ज्यादा ज्यादा वोट मिला तो क्या होता है, नोटा ज्यादा हुआ तो वो इलेक्शन कैंसिल हो जाता है उस एरिया का, सारे जो मेंबर्स है उनको वापस चांस नहीं मिलता इलेक्शन फाइट करने का, नए मेंबर्स आते हैं, फ्रेश मेंबर्स आते हैं। पर इंडिया में ऐसा कुछ है नहीं, इंडिया में नोटा को ज्यादा वोट नहीं मिलते, जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज है उनको ही ज्यादा वोट मिलते हैं, ठीक है। बट स्टिल नोटा हैज सम वैल्यू, पीपल कैन शो दैट दे डोंट लाइक एनी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। और दिव्यांग जो लोग हैं उनको भी उनके लिए भी इलेक्शन कमीशन कुछ फैसिलिटीज बनाता है ताकि वो भी जाके ठीक से अपना वोटिंग राइट
यूज कर सके। और ओके, और जैसे मैंने बोला कि यहाँ चिट्ठी यूज करते थे, तो पेपर अभी कम यूज होता है, उसके वजह से होता क्या है कि एनवायरमेंट का भी प्रोटेक्शन होता है। ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट इज जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन मतलब क्या, कि लोकसभा का इलेक्शन जो हर 5 साल में होता है उसको बोलते हैं जनरल इलेक्शन। ठीक है, लोकसभा के इलेक्शन के बाद क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज को अपने अपने पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट जीतते हैं। जिस पार्टी को 272 से ज्यादा कैंडिडेट जीते हैं, वो पार्टी क्या करेगा, मेजोरिटी में आता है और वो पार्टी अपना गवर्नमेंट बनाता है। अगर किसी एक पार्टी को नहीं मिला तो 4-5 पार्टीज मिलके एक साथ आते हैं और 272 का जो फिगर है वो क्रॉस करते हैं। ठीक है, और वो अपने गवर्नमेंट बना सकते हैं। लेकिन किसी कारणवश अगर एक सपोज 4 पार्टीज ने बना के गवर्नमेंट बनाया, 272 प्लस कैंडिडेट्स हुए उनके, उसमें से अगर एक पार्टी बाहर निकल गया, तो 40-50 कैंडिडेट्स या 40-50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर बाहर निकल गए और उस गवर्नमेंट को सपोर्ट करना बंद कर दिया, तो क्या होगा कि गवर्नमेंट जा सकता है। ठीक है, तो अगर ऐसा हो रहा है कि कोई भी पार्टीज मिलके गवर्नमेंट नहीं बना पा रहे, तो क्या होगा, मिड टर्म इलेक्शन होगा। मिड टर्म मतलब क्या, कि टर्म होता है 5 साल का। अगर 5 साल में, 5 साल के पहले ही अगर पार्टीज जाता है गवर्नमेंट, अगर 5 साल नहीं टिक पाता है, तो वो क्या होता है, मिड टर्म इलेक्शन होता है, कि 5 साल के पहले ही वापस इलेक्शन होता है। ठीक है, दैट इज मिड टर्म इलेक्शन। देन बाय इलेक्शन। बाय इलेक्शन मतलब क्या होता है, बेसिकली सपोज एक कैंडिडेट है, वो जीत गया इलेक्शन, वो मेंबर बन गया लोकसभा का, इलेक्शन जीत गया। ठीक है, एक एरिया से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन कुछ रीजन की वजह से अगर उसने रेजिग्नेशन दे दिया या फिर उसका डेथ हो गया, तो उस पर्टिकुलर एरिया में ही वापस इलेक्शन होता है, उसको बोलते हैं बाय इलेक्शन। दोनों में फर्क है, मिड टर्म इलेक्शन पूरे कंट्री में होगा या पूरे स्टेट में होगा, बाय इलेक्शन उस पर्टिकुलर एरिया में ही होगा जहां का कैंडिडेट, जहां के रिप्रेजेंटेटिव ने रेजिग्नेशन दे दिया या फिर वो उसका डेथ हो गया, तो ये वैकेंट हो जाता है उसका सीट, तो उसको सीट को फिल करने के लिए वापस बाय इलेक्शन होता है। आई होप दिस इज सॉरी आई होप दिस इज सॉरी आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। और अभी एक नया रूल आया है कि 2010 में, कि सपोज मैंने जाके वोट किया, तो मुझे पता पता होना चाहिए कि कौन से पार्टी को मेरा, मैंने बटन क्लिक किया तो कौन से पार्टी को मेरा वोट मिला। तो उसके लिए एक पेपर आता है, जब भी मैं क्लिक करूंगा तो उसके बाजू में एक पेपर आता है, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, कि एक वीवीपैट मशीन होता है, उसमें दिखता है कि हमारा वोट कौन से पार्टी को गया। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू द थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर इज पॉलिटिकल पार्टीज। मैं फास्ट फास्ट इसको आगे जाऊंगा। वॉट एवर वी रेड अबाउट पॉलिटिक्स रिलेटेड टू पॉलिटिकल पार्टीज, अभी हम लोग को क्या है, पॉलिटिक्स मतलब क्या, पॉलिटिकल पार्टीज, न्यूज भी देखते हैं तो हम यही देखते रहते हैं कि बीजेपी ने क्या बोला, कांग्रेस ने क्या बोला। तो पॉलिटिक्स मतलब हमारे लिए क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज है। तो पॉलिटिकल पार्टीज compete with each other only to each other only in democracy। तो डेमोक्रेसी में ये लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं। कंपटीशन मतलब क्या, कि लोगों के पास पहुंचते हैं, लोगों को बताते हैं कि हमारे पॉलिसीज कितने अच्छे हैं, ताकि लोग उनको क्या करें, वोट कर सके। ठीक है, देन पॉलिटिकल पार्टीज आर ऑल्सो काइंड ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। एक टाइप के पॉलिटिकल पार्टीज का एक टाइप के सोशल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बट देर इज अ डिफरेंस बिटवीन सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, एनजीओ होते हैं, उनको क्या पावर में नहीं आना होता है, उनको अपने कैंडिडेट दे के इलेक्शन नहीं जीतना होता है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज का एम होता है कि उनको पावर में आना है। ठीक है, डिफरेंस इन द गोल एंड स्टाइल ऑफ वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन। अभी पॉलिटिकल पार्टीज मतलब क्या, कि लोग ही होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स, उसमें से कोई लीडर होता है। सो पॉलिट when people from organizations with the objective of achieving political power and participate in electoral process, such organization are called as political parties। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, तो सिंपल है कि जो, जब भी लोग एक साथ आते हैं, उनका मेन एम क्या होता है, कि पावर हमें मिलना चाहिए, एस्टैब्लिशिंग अचीविंग पॉलिटिकल पावर एंड पार्टिसिपेट इन इलेक्शन प्रोसेस, इलेक्ट्रल प्रोसेस, दैट ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल हु एम टू कंटेस्ट इलेक्शंस, विन इलेक्शन एंड गेट पावर एंड एस्टैब्लिश अ गवर्नमेंट ऑफ देयर पार्टी। ये मेन पॉलिटिकल पार्टी का इंटेंशन होता है। अभी पॉलिटिकल पार्टी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, देखो पहला मेन क्या है, उनका इंटेंशन क्या है, कि हमको पावर में आना है। अचीविंग पावर इज अ मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज compete विद ईच अदर टू गेट पावर। कंपटीशन कैसे होता है, इलेक्शन में होता है। ठीक है, कंपटीशन होना गलत नहीं है, लेकिन ये कंपटीशन फ्री एंड फेयर होना चाहिए। टू परस्यू एन आइडियोलॉजी, हर पॉलिटिकल पार्टी का एक आइडियोलॉजी होता है, थिंकिंग होता है। कांग्रेस का थिंकिंग, बीजेपी का थिंकिंग, शिवसेना का थिंकिंग, एनसीपी का थिंकिंग, ये अलग अलग थिंकिंग्स है। जिन लोगों को उनका थिंकिंग पसंद आता है, तो वो लोग उनके लिए वोट करते हैं। तो एक आइडियोलॉजी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने दुनिया के बारे में उनकी एक आइडियोलॉजी होती है। ठीक है, थिंकिंग होती है।
पीपल हु कंसिडर एनी स्पेसिफिक पार्टी आइडियोलॉजी एज एक्सेप्टेबल, उनको अगर वो पॉलिटिकल पार्टी का आइडियोलॉजी एक्सेप्टेबल होता है सो वो उसको सपोर्ट करते हैं। सोशल सपोर्ट रिसीव्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी इज कॉल्ड एज मास बेस। मास बेस क्या होता है कि मास मतलब लोगों का बेस। जैसे कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि बीजेपी का गुजरात में मास बेस है। ठीक है, गुजरात के लोग बीजेपी के पॉलिसीज पसंद करते हैं इसलिए बीजेपी को वोट करते हैं। तो ये बीजेपी का मास बेस है गुजरात में। ठीक है। इन मॉडर्न डेज आइडियोलॉजीज ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज अपीयर टू बी सिमिलर। अभी सारे पॉलिटिकल पार्टीज बोलते हैं कि हम गरीबी हटाएंगे, तो सारे लोगों का पॉलिटिकल पार्टीज का सिमिलर अभी आज के टाइम पे आइडियोलॉजीज है। थोड़े से डिफरेंशिएट होते हैं लेकिन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट द आइडियोलॉजीज। ठीक है। अभी पॉलिटिकल पार्टीज क्या करते हैं, एक एजेंडा बनाते हैं। अभी इलेक्शन में अगर उनको फाइट करना है तो वो बताएंगे कि आगे फ्यूचर में वो क्या करेंगे, क्या क्या चेंजेस लाएंगे। तो ये अपना एक एजेंडा एजेंडा बनाते हैं। दे इम्प्लीमेंट द एजेंडा आफ्टर दे गेट पॉलिटिकल पावर। इवन इफ दे डू नॉट गेट पॉलिटिकल पावर, अगर एजेंडा मैंने बनाया कि मैं ये चीजें करूंगा, डेवलपमेंट करूंगा, जब भी उनको पावर मिलता है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर पावर नहीं मिलता है, वो इलेक्शन हार जाते हैं, फिर भी वो क्या करेंगे, पॉलिटिकल पार्टी क्या करते हैं, लोगों का सपोर्ट अगले इलेक्शन के लिए सपोर्ट गेन करने का कोशिश करते हैं ताकि नेक्स्ट इलेक्शन में लोग उनके लिए वोट कर सके। अभी एजेंडा बन गया, आइडियोलॉजी भी आ गया, इलेक्शन भी फाइट किया, उसके बाद क्या होता है कि इलेक्शन जीत गया तो गवर्नमेंट बनाते हैं। ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी व्हेन गेट्स विच गेट्स मेजोरिटी इन इलेक्शन फॉर्म्स अ गवर्नमेंट। पार्टीज विच डू नॉट गेट मेजोरिटी एक्ट एज अ अपोजिशन पार्टी। इंडिया में अभी मेजोरिटी मतलब जैसे मैंने बोला कि लोकसभा में 272 से ज्यादा सीट्स किस पार्टी का है, अभी बीजेपी का है। सो बीजेपी पावर में है, तो बीजेपी इज अ रूलिंग पार्टी। और कांग्रेस के कुछ 110 या 100+ सीट्स है, तो कांग्रेस अभी ऑपोजिशन पार्टी है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ये सब पार्टीज अभी ऑपोजिशन पार्टीज है। ठीक है। अभी देखो, अगर मुझे कुछ गवर्नमेंट से काम है, प्राइम मिनिस्टर से काम है या चीफ मिनिस्टर से काम है, या मेरे एरिया में कुछ चेंजेस करना है या कुछ डेवलपमेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है, हमारे एरिया का जो रिप्रेजेंटेटिव है उसके पास जाएंगे। रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है, रिप्रेजेंटेटिव एक पॉलिटिकल पार्टी का होता है। सो पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट एज अ लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल। ये लोग और कॉमन लोग है और गवर्नमेंट है, इसके बीच में लिंक होता है पॉलिटिकल पार्टी। अगर रूलिंग पार्टी काम नहीं कर रहा है ठीक से, तो हम ऑपोजिशन पार्टी के पास जा सकते हैं। ऑपोजिशन पार्टी आंदोलन करेगा और प्रेशराइज करेगा पॉलिटिकल रूलिंग पार्टी को। ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ट्राइज टू गेट सपोर्ट ऑफ द पीपल फ्रॉम द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स थ्रू द पॉलिटिकल पार्टीज। अभी बीजेपी गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज बनाता है, वो क्या करेगा, उनके जो वर्कर्स है, उनके जो लोग हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, वो कॉमन पब्लिक को, वोटर्स को जाके बताएंगे कि हमारे गवर्नमेंट ने ऐसे ऐसे काम किए, ताकि हम उनको वोट कर सकें। ठीक है। अपोजिशन पार्टी हेल्ड अ मीटिंग। अभी ये न्यूज में आता है कि अपोजिशन पार्टी ने फार्मर्स के लिए मीटिंग लिया, वो प्रोटेस्ट करने वाले हैं। नाउ लेट्स सी कैसे कैसे चेंज हुआ पॉलिटिकल पार्टीज, पहले कैसे था। मैं सिंपली क्विकली एक्सप्लेन करता हूँ। पहले जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, कांग्रेस सबसे बड़ा पार्टी था, सिंगल डोमिनेंट पार्टी था। ठीक है। कांग्रेस के ही लोकसभा में, विधानसभा में, सभी जगह कांग्रेस के ही लोग ज्यादा जीत के आते थे। उसके बाद क्या हो गया, टू 1977 के टाइम पे कांग्रेस का पावर थोड़ा वीक हुआ। नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट की ये सिंगल पार्टी, सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम चेंज हो गया। नॉन कांग्रेस पार्टीज एक साथ आए, उन्होंने क्या किया, कांग्रेस को हराया और गवर्नमेंट एस्टेब्लिश किया। ठीक है। अभी उसके बाद क्या हो गया कि 1989 के जो लोकसभा इलेक्शंस हुए, उसके बाद किसी एक पार्टी को मेजोरिटी मिलना बंद हो गया। ठीक है। तो क्या होता था कि जैसे मैंने बोला, लोकसभा में 272 से ज्यादा कैंडिडेट होना चाहिए, किसी एक पार्टी के 272 कैंडिडेट नहीं आते थे। सबसे बड़े दो पार्टी थे, बीजेपी और कांग्रेस, दोनों के भी नहीं आते थे। ठीक है। तो ये क्या करते थे, मिल के गवर्नमेंट बनाते थे। मिल के मतलब सेम थिंकिंग वाले दूसरे पार्टीज को एक साथ लेते थे और गवर्नमेंट बनाते थे। सभी लोग के मिल के 272 सीट्स आते थे। ठीक है। ऐसे पार्टीज को बोलते हैं, ऐसे गवर्नमेंट को बोलते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट। और हमारे कंट्री में 15-20 ईयर्स तक कोएलिशन गवर्नमेंट चले और ये सक्सेसफुल भी रहे। तो कोएलिशन गवर्नमेंट इनस्टेबल होता है, ये जो थिंकिंग है ये हमने गलत ठहराया। वी हैव प्रूव देम रॉन्ग। ठीक है। नाउ व्हाट, लेट्स सी व्हाट इज वन पार्टी, टू पार्टी, मल्टी पार्टी। वन पार्टी मतलब क्या, कि एक ही पार्टी इन्फ्लुएंस है, एक ही पार्टी का इन्फ्लुएंस है, एक ही पार्टी का पावर है। चाइना में ऐसा है, चाइना में सिंगल कम्युनिस्ट पार्टी ही पावर में आता है हमेशा। देन देर इज अ सिस्टम ऑफ टू पार्टी, कि कुछ कुछ डेमोक्रेटिक कंट्रीज में दो मेजर पार्टीज होती है, उनके बीच में ही इलेक्शंस होते रहता है बार बार। ये होता है अमेरिका में, अमेरिका में दो पार्टीज है, टू पार्टी सिस्टम है। इन इंडिया वी हैव मल्टी पार्टी, वी हैव मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज, और जिसे हमें पसंद है उसे वोट कर सकते हैं। सो वी आर हैविंग अ मल्टी पार्टी सिस्टम इन इंडिया। सो मेनी पॉलिटिकल पार्टीज आर competing
यहाँ टू पॉलिटिकल पार्टीज, इसमें एक ही पॉलिटिकल पार्टी, तो इसको हम डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते वन पार्टी सिस्टम को। ओके, इसको बोल सकते हैं, इसको भी बोल सकते हैं। हाँ, देन लेट्स सी पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन कमीशन कैसे रिकॉग्नाइज करता है कि सपोज किसी को नेशनल लेवल पे नेशनल पार्टी बनना है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी शुड सिक्योर मिनिमम 6 वैलिड वोट। अभी पूरे वोटिंग जितना होता है, लोग जितना वोट देते हैं, अभी नेशनल पार्टी मतलब क्या, एक ही स्टेट में उसका पावर नहीं होना चाहिए, एक से ज्यादा, मतलब 4 स्टेट्स में, 4 से ज्यादा स्टेट्स में उनको 6% वोट मिलना चाहिए, जितने भी वोटिंग होते हैं उसमें से 6% वोट। और स्टेट असेंबली, अब ये लोकसभा के इलेक्शन में या फिर स्टेट में जो इलेक्शन होता है असेंबली का, उसमें 6% वोट मिलना चाहिए 4 से ज्यादा स्टेट्स में। और उनके कम से कम 4 मेंबर लोकसभा में जीत के आना चाहिए। ऐसे अगर किसी पार्टी ने ये क्राइटेरिया फुलफिल किया, सो दे बिकम अ नेशनल पार्टी। अभी ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है, कैंडिडेट ऑफ द पार्टी शुड बी इलेक्टेड फ्रॉम मिनिमम 2% कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जैसे मैंने बोला इंडिया में 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, उसमें से 2% कॉन्स्टिट्यूंसीज में, अराउंड 10 to 12 कॉन्स्टिट्यूंसीज में उनकी वो जीतना चाहिए आउट ऑफ टोटल लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज, एंड फ्रॉम मिनिमम 3 स्टेट्स। एक ही स्टेट से नहीं आना चाहिए, कम से कम 3 स्टेट से आना चाहिए। ठीक है, ये अगर उन्होंने क्राइटेरिया मीट किया, सो देन दे कैन बिकम अ पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टी। अब रीजनल पार्टी कैसे बन सकते हैं, सेम क्राइटेरिया है कि लोकसभा और विधानसभा का जब भी इलेक्शन होता है स्टेट असेंबली का, उसमें कम से कम उनको 6% वोट मिलना चाहिए टोटल वोटिंग में से। ठीक है, और उनके 2 मेंबर विधानसभा में जीत के आना चाहिए। ये अगर क्राइटेरिया मीट किया तो वो बन जाएंगे स्टेट पॉलिटिकल पार्टी। दूसरा ऑप्शन क्या है कि जो भी स्टेट में इलेक्शन होता है उसमें से कम 3% सीट्स मिलना चाहिए। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी शुड सिक्योर मिनिमम 3% सीट्स आउट ऑफ टोटल सीट्स ऑफ विधानसभा स्टेट असेंबली, और मिनिमम 3 सीट्स, कम से कम 3 सीट्स तो मिलना चाहिए। अभी हम देखते हैं कि इंडिया में कौन कौन से पॉलिटिकल पार्टीज है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज और स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में एस्टेब्लिश हुआ था। कांग्रेस ब्रिटिशर्स थे तभी। ठीक है, कांग्रेस का मेन इंटेंशन क्या है, मेन पॉलिसीज क्या है, मेन उनका आइडियोलॉजी क्या है कि सेकुलरिज्म में मानते हैं। ओके, ऑल राउंड डेवलपमेंट, सारे लोगों का डेवलपमेंट मानते हैं, एंड इक्वल राइट एंड वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज एंड डिसएडवांटेज ग्रुप। जो डिसएडवांटेज ग्रुप है, ओबीसीज है, वुमेन है या फिर माइनॉरिटीज है, उनको डेवलपमेंट होना चाहिए, ये कांग्रेस का मानना है। ठीक है, द पार्टी बिलीव्स इन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, सोशल इक्वालिटी एंड इंटरनेशनल पीस। ये कांग्रेस का निशानी है। ठीक है, देन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये 1920 में 25 में एस्टेब्लिश हुआ था। द पार्टी वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ, कम्युनिस्ट मतलब क्या, देखो आप इनका सिंबल भी देखोगे तो ये वर्कर्स और लेबरर्स के लिए काम करते हैं। ठीक है, और ये पार्टी कैपिटलिज्म के अपोज में, क्योंकि ये वर्कर्स और लेबरर्स को सपोर्ट करते हैं, तो ये कैपिटलिस्ट जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनके अगेंस्ट है। उनका मानना है कि जो इंडस्ट्रीज में वर्कर्स काम करते हैं, ये मेहनत करते हैं, तो इनको ही ज्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए। ठीक है, 1960 में क्या हुआ, ये पार्टी स्प्लिट हुआ। कम्युनिस्ट, दो दो रूल्स है वर्ल्ड में कम्युनिस्ट के बड़े, एक है रशिया, एक है चाइना। तो कुछ लोग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के कुछ लोग चाइना को सपोर्ट करते थे, कुछ लोग रशिया को सपोर्ट करते थे, इन दोनों के बीच में स्प्लिट हुआ। जो लोग मार्क्स को सपोर्ट करते थे, मार्क्स मतलब जो रशिया को सपोर्ट करते थे, इन लोगों ने एक नया पार्टी बनाया, वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, दैट वाज फाउंड इन 1964। ओके, सोवियत यूनियन यहाँ लिखा है, सोवियत यूनियन इज रशिया, पहले उसका नाम सोवियत यूनियन था। देन भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का प्रोसेस हम देखेंगे कि कैसे एस्टेब्लिश हुआ। पहले भारतीय जनसंघ करके पार्टी था, 1951 में एस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद ये जनसंघ जनता पार्टी करके एक पार्टी था, जो जिसमें बहुत सारे पार्टीज ऐड हुए थे, मिक्स हुए थे, उसमें उसका पार्ट बन गया 1977 में। बाद में जनता पार्टी सरवाइव नहीं हुआ, वो डिजॉल्व, ये वो वीक हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स थे, जो जनता पार्टी में थे, वो वहां से निकल गए और उन्होंने एक नया पार्टी बनाया 1980 में, दैट इज भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी मानता है कि इंडियन कल्चर और इंडियन ट्रेडिशंस को प्रोटेक्ट करना चाहिए, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है उसको भी उसके भी सपोर्ट करता है। जैसे अभी हमने देखा मार्क्स, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, अगेन ये लोग भी फार्मर्स, वर्कर्स, लैंडलेस लेबरर्स, इनके लिए ही काम करते हैं, और इनका मानना है कि सेकुलरिज्म, सोशलिज्म और डेमोक्रेसी अपने कंट्री में होना चाहिए, और ये इनका सिंबल है। ठीक है, देन बहुजन समाज पार्टी। बहुजन बेसिकली मीन्स क्या, ये मेजोरिटी। कि बहुजन समाज पार्टी वाले लोग मानते हैं कि इंडिया में जो ओबीसीज है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, इनका पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो ये लोग एक्चुअल मेजोरिटी कम्युनिटी है इंडिया के। ठीक है,
तो ये लोग का रूल होना चाहिए, मेजोरिटी कम्युनिटी का, तो ये इनका सिंबल है। तो पार्टी एम्स टू गिव पावर इन द हैंड ऑफ मेजोरिटी, और मेजोरिटी मैंने एक्सप्लेन किया आपको क्या है, ये है बैकवर्ड क्लास, ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और रिलीजियस माइनॉरिटीज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, ज्यूज, ये सब लोग का पावर होना चाहिए, ऐसा इनका मानना है। नेक्स्ट इज नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, एनसीपी। अभी ये पार्टी है अजीत पवार का, पहले शरद पवार उसको मैनेज करते थे। ये पार्टी पहले कांग्रेस का ही पार्ट था, शरद पवार वॉज पार्ट ऑफ कांग्रेस इन 1999, उसके बाद वो अलग हो गए कांग्रेस से और उन्होंने एक नया पार्टी बनाया दैट इज नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, एनसीपी। ठीक है, एनसीपी बाद में पावर में आया। एनसीपी का मेन वैल्यूज है डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, सेकुलरिज्म। बाद में जैसे कांग्रेस से अलग हुए, लेकिन जब भी महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ 1999 में, तभी एनसीपी और कांग्रेस को ज्यादा सीट्स मिले, दोनों ने मिल के बाद में गवर्नमेंट बनाया। ठीक है, 1999 से लेकर 2014 तक ये महाराष्ट्र में कोalition में थे। ठीक है, कोalition मतलब दोनों मिल के गवर्नमेंट चलाते थे। देन इन 2004 टू 2014 ये जो नेशनल लेवल पे कांग्रेस का गवर्नमेंट बना था, कोalition गवर्नमेंट बना था, ठीक है, वहां भी उसके पार्टनर थे या उसके साथ थे। ठीक है, इतने साल तक इन्होंने रूल किया था। देन देर इज अ पार्टी दैट इज इन मोस्टली इन वेस्ट बंगाल, ममता बनर्जी का पार्टी, दैट इज तृणमूल कांग्रेस। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998 में एस्टेब्लिश हुआ था। ये पार्टी को 2016 में ही नेशनल पार्टी का रिकॉग्निशन मिला है इलेक्शन कमीशन से। इनका भी वही मानना है, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, प्रोटेक्शन एंड इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, ये सब मानते हैं। अभी देखो, आप अगर देखोगे कोएलिशन अगर होता है तो सिमिलर आइडियोलॉजीज के पार्टीज का होगा, तो इसमें कौन होगा? तृणमूल कांग्रेस होगा, एनसीपी हो सकता है और कांग्रेस हो सकता है, क्योंकि इनका थिंकिंग एक तरीके का है। और इनके साथ कम्युनिस्ट पार्टी भी आ सकता है, क्योंकि ये लोग भी सेकुलरिज्म वगैरह में मानते हैं। ठीक है, या अगर आपने देखा होगा सेकुलरिज्म डेमोक्रेसी में मानते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस सी सम एग्जांपल्स ऑफ स्टेट पार्टी। अभी स्टेट पार्टी क्यों बनते हैं? अभी कोई भी स्टेट में अगर आप देखोगे इंडिया में, तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज बोला जाता है। तो जो भी लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं उनको लगता है कि हमारा जो लैंग्वेज है, हमारा जो कल्चर है, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। हमारे जो ट्रेडिशंस है, हमारा कल्चर है, लैंग्वेज है, इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, सो डिफरेंट रीजन हैव देयर ओन लैंग्वेज, ये सब हमने देखा है। सो महाराष्ट्र, देयर एग्जिस्ट अ जोग्राफिकल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, कि हमारे कंट्री में, हमारे स्टेट में हमने देखा होगा कि अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। मराठी लोग ज़्यादा नंबर में है, वैसे ही मध्य प्रदेश में हिंदी बोलने वाले लोग ज़्यादा नंबर में है, कर्नाटका में कन्नड़ा बोलने वाले लोग ज़्यादा नंबर में है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है महाराष्ट्र और कर्नाटका का। सो फीलिंग अफिनिटी, अभी जैसे मैंने बोला कि एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग एक कंट्री में, एक स्टेट में रहते हैं, तो उनको लगता है कि उनका लैंग्वेज ज़्यादा सुपीरियर है, उनके लैंग्वेज को ज़्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए। ठीक है, तो फीलिंग ऑफ एफिनिटी developed about our language and region gradually turns into identity consciousness and finally gives rise to regionalism. अब रीजनलिज्म क्या होता है कि ये लोग मानते हैं कि हमारा रीजन ज़्यादा डेवलप होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो रीजन में हमारे जैसे लोग रहते हैं, जैसे हमारे लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं। सो ये स्टेट पार्टीज क्या करते हैं, अपने ही रीजन के बारे में सोचते हैं कि उनका मानना क्या है कि हमारे रीजन का ही डेवलपमेंट होना चाहिए। हमारे दे स्टार्ट फीलिंग प्राउड अबाउट द लैंग्वेज, लिटरेचर, ट्रेडिशन, हिस्ट्री, सोशल रिफॉर्म्स, एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट्स, ये सब लैंग्वेज के बेस पे रिलीजियस आइडेंटिटी, सॉरी, लैंग्वेज लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी बन जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में ऐसा बोला जाता है कि मराठी में बात होना चाहिए, बिकॉज महाराष्ट्र मराठी पीपल आर इन मेजोरिटी एंड इट इज राइट। Okay, similarly in Karnataka also, if you are living for more than 15-20 years in Karnataka, so that people think that people from other parts of the country should also learn Kannada. उनका मानना होता है कि उनका लैंग्वेज ज़्यादा सुपीरियर है। ठीक है, देन लेट अस सी व्हाट इज रीजनल पार्टीज। रीजन मतलब क्या? एक स्पेसिफिक रीजन में ही उनका पावर होता है, उनका पॉपुलैरिटी होता है। ठीक है, तो ये हमने देखा रीजनलिज्म क्या होता है। रीजनलिज्म के वजह से क्या होता है, रीजनल पार्टीज डेवलप होती है। रीजनल पार्टीज आर दोज ग्रुप्स इन द रीजन हु हैव प्राउड फीलिंग अबाउट द डिफरेंट आइडेंटिटी ऑफ द रीजन एंड हु compete टू गेट पॉलिटिकल पावर विथ ऑब्जेक्टिव ऑफ रीजनल डेवलपमेंट। इनका मेन इंटेंशन क्या होता है कि हमारे रीजन का डेवलपमेंट होना चाहिए। द इन्फ्लुएंस ऑफ रीजनल पार्टी इज लिमिटेड टू पर्टिकुलर रीजन, एक ही रीजन में उनका इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, अभी ये नेशनल पॉलिटिक्स में भी क्यों इनका इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कोएलिशन गवर्नमेंट जब भी होता है, एक ही पार्टी को ज्यादा सीट्स नहीं मिलता है, तो रीजनल पार्टीज के लोग भी लोकसभा में जीत के आते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, बड़े पार्टीज को, नेशनल पार्टीज को सपोर्ट करते हैं और इनका मिल के गवर्नमेंट बनता है। ठीक है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रीजन दे डिमांड मोर ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब क्या? इंडिपेंडेंस एंड अथॉरिटी, ज्यादा पावर हमें हमारे लोगों को मिलना चाहिए हमारे एरिया में।
दो दे कॉपरेट विद फेडरल गवर्नमेंट दे ट्राई टू प्रोटेक्ट देयर ऑटोनॉमी, कि ये फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल मतलब क्या, जो नेशनल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट इसको कोऑपरेट करते हैं, एक साथ काम करते हैं, लेकिन उनका मानना होता है कि हमारे रीजन को ज़्यादा ऑटोनॉमी मिलना चाहिए, हमारे रीजन को ज़्यादा इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए, हमें ज़्यादा डिसीजन लेने का पावर होना चाहिए। ठीक है। इनका क्या मानना होता है, मेन पॉलिटिकल पावर शुड बी इन द हैंड्स ऑफ पीपल फ्रॉम रीजन एंड रेसिडेंट्स ऑफ द रीजन शुड गेट प्रेफरेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड जॉब्स। ये इनका मेन इंटेंशन है कि हमारे रीजन में जो भी जॉब्स है वो हमारे लोगों को ही, हमारे एरिया के रहने वाले लोगों को ही मिलना चाहिए। ठीक है। अभी कैसे चेंज होते गया देखो, कि पहले रीजनल पार्टीज का मेन मोटो क्या था, कि हम, उनका मानना था कि हमको, हम अलग है इंडिया से। ठीक है। तो जैसे कुछ लोग थे, उनका डिमांड था कि अलग कंट्री बनना चाहिए, जो पंजाब में कुछ लोग थे उनका मानना था कि अलग खलिस्तान बनना चाहिए। सिमिलरली द्रविडियन लोग थे तमिलनाडु में, उनका मानना था कि वी आर नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, हमारा एक द्रविडिस्तान अलग कंट्री मिलना चाहिए, इंडिपेंडेंट स्टेट बनना चाहिए। ठीक है। उनको इंडियन फेडरेशन में, इंडियन कंट्री में नहीं रहना था, लेकिन बाद में इनका जो डिमांड्स था ये वीक होते गया, और इनको बाद में इंडिया में रहना है, इंडिया के कंट्री के साथ उनको एक साथ रहना था। ठीक है। तो डिमांड्स ऑफ द रीजनल पार्टीज ग्रेजुअली चेंज, इंस्टेड ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, इंडिपेंडेंट स्टेट मतलब इंडिपेंडेंट कंट्री, दे स्टार्टेड डिमांडिंग मोर ऑटोनॉमी। तो उनका मानना था कि हमें ज़्यादा अलग कंट्री नहीं बनना है, लेकिन हमें अलग थोड़ा राइट्स दो, ताकि हम हमारे रीजन का डेवलपमेंट कर सके। दिस वॉज द सेकेंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट that began in 1990. The regional parties demanded that for the development of the region, people from region should get power at state and national level. For example, शिवसेना, तेलुगु देशम, इनका मानना था कि हमारे एरिया का अगर हमको डेवलपमेंट करना है तो हम स्टेट में भी रूल करेंगे, और नेशनल लेवल पे भी हमारे थोड़े लोग मिनिस्टर्स बनने चाहिए। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ रीजनल पार्टीज इन नॉर्थ ईस्ट शोज अ डिफरेंट ट्रेंड। अभी नॉर्थ ईस्ट के जो लोग थे, पहले उनको इंडिया में रहना ही नहीं था, उनके लीडर्स को। ठीक है। तो उनको सेपरेटिस्ट बोला जाता है, कि उनको इंडिया से सेपरेट होना था। लेकिन अभी वो लोग भी पॉलिटिकल पार्टीज बनाया है, और वो लोग भी पॉलिटिकल प्रोसेस में आके मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स उन्होंने ज्वाइन किया है। ठीक है। तो हमने देखा कि कैसे चेंज होते क्या, पहले तो इंडिया में रहना ही नहीं था रीजनल पार्टीज के लोगों को या लीडर्स को, बाद में उनको उनका थोड़ा डिसीजन चेंज हुआ, उनको अभी ऑटोनॉमी चाहिए, और ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ गए। भी- ये क्यों होता है, ज्यादा करके कोalition पॉलिटिक्स के वजह से होता है, कि उनको ज्यादा इन्फ्लुएंस मिलता है नेशनल पॉलिटिक्स में, क्योंकि अगर नेशनल पॉलिटिक्स में जब भी कोई मेजर पार्टी का कोई ज्यादा लोग नहीं होते, तो ये लोग उनको सपोर्ट करते हैं। ठीक है। अभी रीजनल पार्टीज के कुछ एग्जांपल देखते हैं। पहला है शिवसेना। शिवसेना इज फ्रॉम महाराष्ट्र, मेन पॉलिटिकल पार्टी इन महाराष्ट्र, एस्टेब्लिश इन 1966। ठीक है। ऑब्जेक्टिव, द प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ मराठी पीपल, जैसे मैंने बोला कि एक रीजन के लोग, मराठी लोग के राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, मराठी लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहिए, और बाकी जो रीजन के लोग आते हैं उनको, उनके अगेंस्ट नहीं होते, लेकिन उनका मानना होता है कि पहला प्रेफरेंस मराठी लोगों को होना चाहिए। In 1995, it entered into coalition with BJP and came into power in Maharashtra. It shares power with BJP in 2000 from 2014. 2014 में जो फडणवीस प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बने थे, तभी शिवसेना भी उनके साथ था। After elections in 2019, formed government in alliance with Congress Party and Nationalist Congress Party. ये जब भी उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर बने थे। देन 2023 में आई थिंक ये स्प्लिट हो गया शिवसेना, इसके दो पार्ट बन गए। ये जो सिंबल है ये गया एकनाथ शिंदे के पास, और एक दूसरा पार्ट बन गया उद्धव ठाकरे के पास। ठीक है। अभी 2024 में ये पार्टी जो है सिंबल वाला, ये एकनाथ शिंदे का पार्टी है। ये अभी एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, शरद पवार का पार्टी नहीं, अजित पवार का पार्टी, इसमें भी स्प्लिट हो गया। ये अभी बीजेपी के साथ पावर में है। देन नेक्स्ट है शिरोमणि अकाली दल। शिरोमणि अकाली दल इज फ्रॉम पंजाब। ये 1920 में एक मूवमेंट था, एक आंदोलन था, उसके बाद पंजाब में ये पार्टी बना। ऑब्जेक्टिव ऑफ कल्टिवेटिंग रिलीजियस एंड रीजनल आइडेंटिटी, assumes power in Punjab for many years. Then Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir में एक पार्टी है, मेन रीजनल पार्टी ऑफ जम्मू कश्मीर, नेशनल कॉन्फ्रेंस, प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ कश्मीरी पीपल एंड प्रोटेक्शन ऑफ ऑटोनोमस स्टेट। ये अभी पावर में है। ठीक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, उमर अब्दुल्ला अभी उनके मेन लीडर है। देन आसाम गण परिषद, ये पार्टी आसाम का है। आसाम एग्रीमेंट, राजीव गांधी जब भी प्राइम मिनिस्टर थे तभी ये एग्रीमेंट साइन हुआ था, कि आसाम जो स्टेट है जहाँ बांग्लादेशी लोग बहुत आके रह गए थे, तो उनके अगेंस्ट कुछ रूल बनाएंगे, ये सब आसाम एग्रीमेंट साइन हुआ था। उसके बाद ये पार्टी पावर में आया। रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डिस्प्लेस्ड पीपल, प्रोटेक्टेड द यूनिक कल्चर, लिंग्विस्टिक एंड सोशल आइडेंटिटी ऑफ आसाम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आसाम। अब ये बहुत साल तक इन्होंने रूल किया आसाम में।
देन डीएमके, ये पॉलिटिकल पार्टी है तमिलनाडु का। द्रविड़ा मुनेत्र कझगम, अभी इनका मेन मोटो क्या है, जो द्रविड़ लोग है इनका भला होना चाहिए, ठीक है। इन 19, अब ये पार्टी पहले देखो, जस्टिस पार्टी करके एक पार्टी था, नॉन ब्राह्मण मूवमेंट, जो ब्राह्मण जो डोमिनेंट ब्राह्मण्स थे उनके अगेंस्ट ये मूवमेंट था। इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ द्रविड़ा मुन्नेत्र कझगम, ए पॉलिटिकल पार्टी। 1944 में जस्टिस पार्टी केम टू बी नोन एज डीएमके, ठीक है, द्रविड़ा कझगम। इन 1994 a group separated from this party established another party, Dravida Munitra Kazhagam. Another group separated from this party formed AIADMK. अभी मेन दो पार्टीज है तमिलनाडु में, AIADMK और DMK, द्रविड़ा मुनेत्र कझगम, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ तमिल आइडेंटिटी, मेंबर ऑफ कोalition गवर्नमेंट इन सेंटर फॉर सब, ये कांग्रेस गवर्नमेंट के साथ इन्होंने 2004 से लेकर 2014 तक पावर में थे। द पार्टी हैज सपोर्ट ऑफ The party has support of voters from all sections of society. It is in power for long period and implemented many policies. आज भी ये तमिलनाडु में पावर में है। बहुत सारे पार्टीज के बारे में हमने देखा, अभी इसमें यहाँ दिया हुआ है कि शिवसेना के कितने मेंबर रहे 2009 में, 14 में कितने थे, ठीक है। बीजेपी के, आप ये स्टेट पार्टीज है महाराष्ट्र के, शिवसेना। अगर आपको क्वेश्चन किसी ने पूछा कि महाराष्ट्र के 4 स्टेट पार्टीज का नाम लिखो, तो ये आपको लिखना है, ठीक है। ये इसमें से भी आप लिख सकते हो, ये महाराष्ट्र के स्टेट पार्टीज है जिसको इलेक्शन कमीशन ने स्टेट पार्टी का दर्जा दिया हुआ है। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट चैप्टर, ये है सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स। मूवमेंट्स बेसिकली क्या होता है, आंदोलन या चळवळ, मराठीमध्ये आपण चळवळ बोलतो। बेसिकली क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज का मेन मोटो क्या होता है कि इलेक्शन फाइट करना, जीतना। लेकिन बाकी जो इश्यूज है कभी कभी पॉलिटिकल पार्टीज इग्नोर कर सकते हैं, जैसे कि करप्शन है, ठीक है, या फिर किसी कम्युनिटी को अगर रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये सब मूवमेंट्स है, आंदोलन करने का काम कुछ लोग करते हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के अलावा कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो करते हैं। इनका मेन मोटो क्या होता है कि गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना, आंदोलन करना, लोगों को इकट्ठा लाना और आंदोलन करके मूवमेंट प्रचार प्रेशराइज करके गवर्नमेंट को डिसीजंस उनके फेवर में लाना। तो बहुत सारे मूवमेंट्स हुए थे प्री इंडिपेंडेंस पीरियड से भी, कि चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट, ठीक है, उसके वजह से क्या हो गया, 50% रिडक्शन आया चाइल्ड मैरिज में। पॉलिटिकल पार्टीज compete फॉर पॉलिटिकल पावर, दे विन इलेक्शन एंड ट्राई टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कॉमन मैन, ये मेन मोटो होता है पॉलिटिकल पार्टी का। अभी ये पॉलिटिकल पार्टी कैसे एक ही ग्रुप को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको सारे लोगों के साथ एक साथ मिलकर रहना है, ठीक है। एक ही इशू के बारे में काम नहीं कर सकते हो, तो पर्टिकुलर कुछ इशू है उसके अगेंस्ट कुछ लोग इकट्ठा आते हैं, और सारे लोगों को इकट्ठा ला के वो लोग क्या करते हैं कि वो उसके लिए गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं। जैसे कि अब ये पॉलिटिकल पार्टीज को लेबर, बिजनेसमैन, वुमेन, यूथ यूथ सबके साथ मिलके काम करना पड़ता है। तो इसलिए मूवमेंट इंपॉर्टेंट है। ऑल पीपल इन द सोसाइटी कैन नॉट पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल पार्टीज एंड कंट्रीब्यूट टू सोशल वेलफेयर, सम पीपल फोकस ऑन पर्टिकुलर इशू, एक ही इशू को वो लोग लेते हैं एक साथ और इस इश्यू को रिजॉल्व करते हैं, बार बार फॉलोअप करते हैं। जैसे कि फार्मर्स का कुछ डिमांड है, तो फार्मर्स के कुछ ग्रुप्स होते हैं, वो लोग इकट्ठा आते हैं, वो लोग मिल जाते हैं, एक साथ आके गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं, बार बार फॉलोअप करते हैं और अपने लिए डिसीजन चेंज करके गवर्नमेंट को प्रेशराइज करके चेंज करा लेते हैं। सो ऑर्गेनाइज एक्टिविटी इज द एसेंस ऑफ एनी मूवमेंट, कि ऑर्गेनाइजेशन जब तक लोग एक साथ नहीं आएंगे तब तक मूवमेंट या आंदोलन नहीं होगा। डिफरेंट सोशल प्रॉब्लम्स कम अंडर डिस्कशन थ्रू दिस मूवमेंट्स, गवर्नमेंट हैज टू पे अटेंशन टू सच प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ आते हैं, गवर्नमेंट ने अगर इग्नोर किया तो नेक्स्ट टाइम इतने सारे लोग उनको वोट नहीं करेंगे, ठीक है। सम मूवमेंट्स एम टू अपोज अ पर्टिकुलर डिसीजन ऑफ पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट का कुछ पॉलिसी है लोगों को पसंद नहीं आया तो लोग क्या करेंगे, मिलके अपोज करेंगे। नाउ व्हाट इज मूवमेंट, इट इज अ कलेक्टिव एक्शन। कलेक्टिव मतलब क्या, बहुत सारे लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और एक साथ आते हैं। मूवमेंट कैन बी फॉर्म व्हेन पीपल कम टुगेदर इन इंटरेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर इशू, एक कोई भी इशू है, जैसे पॉल्यूशन है, सब लोग एक साथ आएंगे, पॉल्यूशन के बारे में गवर्नमेंट को प्रेशराइज करेंगे, पॉल्यूशन कम करने का कोशिश करेंगे, लॉज बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। एक एक इशू के ऊपर या दो तीन इशू के मिलके एक मूवमेंट स्टार्ट हो सकता है। मूवमेंट एज अ पर्टिकुलर सोशल ऑब्जेक्टिव, जैसे मैंने बोला कि एक ऑब्जेक्टिव होता है उनका और फोकस प्रॉब्लम होता है, और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो मूवमेंट स्टार्ट होता है। जैसे करप्शन के अगेंस्ट मूवमेंट होता है। मूवमेंट्स हैव अ लीडरशिप, लीडरशिप होता है, वो लीडर गवर्नमेंट से बात करता है। जैसे कि आप आपने देखा होगा कि कुछ महीनों पहले मराठा आंदोलन हुआ था मुंबई में, उनके लीडर थे मनोज मनोज जरांगे, ठीक है, मनोज जरांगे पाटिल। तो ये लीडर थे, वो उनके लीडरशिप के अंदर सारे जो मराठा थे उन्होंने वो एक साथ आए थे मुंबई में और उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। इनका मेन गोल क्या था
कि मराठास को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ठीक है, ये उनका मेन ऑब्जेक्टिव था। Movements have organizations. Without any organization, it becomes difficult to follow up a issue. For example, farmers organization, जैसे मैंने बोला फार्मर्स के कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो एक साथ आते हैं, लोगों फार्मर्स को इकट्ठा करते हैं और गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं। Any movement require public support. People should feel connected to a issue that is undertaken by the movement. People have a program. अभी movements लोग कभी ज्वाइन करते हैं मूवमेंट, जब भी उनको लगता है कि उनके ऊपर अन्याय हुआ है और ये लोग उनको न्याय दिलाएंगे। देन people support is very very important so that they can come together and they can shape the public opinion। मतलब ये मूवमेंट के जो लीडर्स होते हैं ये ऐसे लोगों को इकट्ठा करते हैं ताकि वो सबके साथ मिल के गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर सके। ठीक है, नाउ लेट अस सी देयर आर डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स दैट हैव हैपेंड इन इंडिया। कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ठीक है, फर्स्ट इज ट्राइबल मूवमेंट। अभी जैसे ब्रिटिशर्स जब भी थे इंडिया में, तभी वो फॉरेस्ट कट करते थे, बहुत सारे लैंड उन्होंने एक्वायर किया था। जो वहाँ के ट्राइबल लोग थे, आदिवासी लोग थे, उनके ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे। ठीक है, कि वो फॉरेस्ट में नहीं जा सकते, वो तो रहते थे फॉरेस्ट में लेकिन वो फूड ट्रीज कट नहीं कर सकते, जो उनको फायरवुड लगता है या ट्री जो जो भी उनको सर्वाइवल के लिए चीज लगता है, उनको वहां जाना अलाउड नहीं था। सो जो ट्राइबल लोग थे उनके जो लाइवलीहुड है उसको उसको डिप्लॉय कर दिया गवर्नमेंट ने, ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, फॉरेस्ट रिसोर्सेस के ऊपर वो जिंदा रहते हैं, फॉरेस्ट रिसोर्सेस अगर उनको नहीं मिला तो वो जिंदा नहीं रह सकते, उनको प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो बहुत सारे जो आदिवासी लोग थे, जैसे कम्युनिटी आदिवासी कम्युनिटी है छोटा नागपुर प्लेटू में, जो कोलम एरिया है, वहाँ के गोंड, उड़ीसा के गोंड आदिवासी जो लोग हैं। ठीक है, कोली भिल एंड रामोशी फ्रॉम महाराष्ट्र, ये आदिवासी है। संथल एंड मुंडा फ्रॉम बिहार, ये सब लोगों ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइट किया था। फर्स्ट अगर किसी ने गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइट किया था वो थे ट्राइबल्स। ठीक है, उसके बहुत बड़े लीडर है बिसरा मुंडा। जैसे आपने देखा मुंडा जो ट्राइबल कम्युनिटी था उसके लीडर थे बिसरा मुंडा, इन्होंने भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट किया था। वन मेजर प्रॉब्लम इज दैट दे आर डिनाइड ऑफ राइट्स ओवर फॉरेस्ट। ये मेन था कि उनको फॉरेस्ट, उनका ही फॉरेस्ट है, उनको ही वहां जाना अलाउड नहीं था। Main demand of the tribal movement was to accept their right over forest. They should be allowed to collect products of forest and should have right to cultivate on forest land. ये इनका मेन डिमांड था। नेक्स्ट इज फार्मर मूवमेंट। अभी ब्रिटिश टाइम से ही फार्मर मूवमेंट इंडिया में चलता आ रहा है। आपको या पता होगा कि महात्मा गांधी ने चंपारण में जाके एक मूवमेंट किया था बिहार में। ठीक है, देन महादेव गोविंद रानडे, महात्मा गांधी, महात्मा फुले, दे वेर ऑल लीडर्स ऑफ फार्मर्स ऑल्सो। इन्होंने भी फार्मर्स के लिए भी बहुत काम किया हुआ है, आंदोलन किया हुआ है और ब्रिटिश गवर्नमेंट को फोर्स किया था कि अपने लॉज चेंज करे, पॉलिसी चेंज करे। ठीक है, ड्यू टू द सम रिफॉर्म्स, ये रिफॉर्म्स हुए उसके वजह से टेनेसी लॉज, लॉज रिलेटेड टू टिल्टिंग ऑफ लैंड, कि जो लैंड पे काम कर रहा है सालों साल लेकिन लैंड का ओनर कोई और होता था, बाद में गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि जो सालों साल लैंड पे काम करता है वो लैंड उसी का ही होगा और वो उसका ओनर बनेगा। ठीक है, बाद में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ इंडिया में, तो जो फार्मर मूवमेंट था वो बहुत इफेक्टिव हुआ और एक साथ फार्मर्स आने लगे। थ्रू ग्रीन रिवॉल्यूशन एम्ड एट इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ग्रीन रिवॉल्यूशन का मेन एम क्या था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज होना चाहिए और सारे फार्मर्स सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, इंडिया सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, सॉरी। लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन का बेनिफिट सिर्फ रिच फार्मर्स को मिला, पुअर फार्मर्स को उसको बेनिफिट नहीं मिला। फार्मर्स were now divided into rich farmers and poor farmers. Dissatisfaction among those poor farmers led into beginning of farmer movement। अभी फार्मर्स का मेन डिमांड क्या होता है कि उनको प्राइस ठीक से मिलना चाहिए उनके प्रोड्यूस का। ठीक है, उनको एग्रीकल्चर टू बी ट्रीटेड एज इंडस्ट्री, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ स्वामीनाथन कमीशन। एमएस स्वामीनाथन जो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन माने जाते हैं, उनके लीडरशिप के अंदर एक कमिटी बना था जिसने फार्मर्स के भलाई के लिए क्या क्या होना चाहिए उसका रिकमेंडेशन दिया था। तो फार्मर्स का डिमांड है कि ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए और फार्मर्स का जो डेप्थ है, कर्ज है, उसको माफ होना चाहिए, डेप्थ रिलीफ या कम होना चाहिए, डेप्थ कैंसलेशन, नेशनल पॉलिसी फॉर एग्रीकल्चर आर सम ऑफ द डिमांड ऑफ फार्मर मूवमेंट। अभी फार्मर्स के कुछ मूवमेंट्स है, संगठना है, ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे शेतकरी संगठना, भारतीय किसान यूनियन, ऑल इंडियन किसान सभा आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया। ठीक है, लेबर मूवमेंट। अभी जैसे फार्मर्स है वैसे ही जो वर्कर्स है, लेबर्स है, ठीक है, उनको भी प्रॉब्लम्स होता है, उनको पैसा कम मिलता है। ठीक है, फैक्ट्रीज बंद हो जाती है, उनको जो ओनर है पैसा देता नहीं है, ये सब उनके प्रॉब्लम्स थे। पहले भी प्रॉब्लम्स थे, ब्रिटिश के टाइम पे भी प्रॉब्लम थे, तो रेलवेज में सब जगह पे यूनियन थे। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिजॉल्विंग द इश्यूज ऑफ फार्मर वर्कर्स वाज एस्टेब्लिश इन 1920।
वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कमीशन, ठीक है, ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ये कांग्रेस पार्टी से अलग है, लेकिन ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्कर्स का ऑर्गेनाइजेशन था। इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड लेबर मूवमेंट स्टार्टेड वर्किंग more effectively. In 1960 and 1970, labor movement organized several agitations, but from 1980, labor movement started getting disintegrated. ये कमजोर हो गया क्योंकि ग्लोबलाइजेशन आया। ग्लोबलाइजेशन जब भी आया था, गवर्नमेंट ने पॉलिसीज ही वीक बनाया ताकि जो बाहर के कंट्रीज इंडिया में आए थे बिजनेस करने के लिए उनको फायदा हो सके। इन इंडिया वर्कर्स आर फेसिंग डिफरेंट प्रॉब्लम्स। अभी वर्कर मूवमेंट का मेन डिमांड क्या है, प्रॉब्लम क्या है उनके, अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, फिक्स जॉब नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, कभी भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो सकता है, जॉब जा सकता है। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, उसके वजह से फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है। एब्सेंस ऑफ लीगल प्रोटेक्शन फॉर वुमेन, अनलिमिटेड वर्किंग आवर्स, इनसिक्योरिटी एट वर्क प्लेस, हेल्थ हजार्ड्स। ये कोई भी अगर कुछ इंडस्ट्रीज है वहाँ इक्विपमेंट्स नहीं होता है, प्रोटेक्शन नहीं दिया जाता है वर्कर्स को, ये सब प्रॉब्लम्स वर्कर्स फेस करते हैं, ठीक है। then women movement in the pre-independence period, progressive men in India initiated a women movement। women मतलब women के जो भी प्रॉब्लम्स थे उसको दूर करने के लिए, जो वहाँ उस टाइम के जो पढ़े लिखे मेल थे, प्रोग्रेसिव मेन थे, उन लोगों ने वुमेन मूवमेंट इनिशिएट किया था। उसके बाद बहुत सारे वुमेन ने भी उसको ज्वाइन किया कि उसका एक्सप्लॉयटेशन है वुमेन का, ये एंड होना चाहिए, उनको रेस्पेक्टफुल लाइफ मिलना चाहिए। बहुत सारे लीडर्स थे जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय, महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, महर्षि धोंडो केशव कर्वे, पंडिता रमाबाई, रमाबाई रानाडे, इन सभी ने वुमेन के आगे जो भी प्रॉब्लम्स थे, जैसे सती सिस्टम था, चाइल्ड मैरिज था, विडो रीमैरिज था, वुमेन एजुकेशन था, राइट टू वोट था, ये सब चीज़ों के लिए उन्होंने फाइट किया और ये रिफॉर्म्स हुए, ठीक है। After independence, constitution gave equal right to women in all fields. In spite of this, women are not treated equally in several fields. During the period, women movement aimed at freedom of women. The movement demanded that women should be treated as human beings. Later, ये बहुत सारे अलग अलग मूवमेंट्स हुए थे करप्शन के अगेंस्ट, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, ये सब चीज़ों के ऊपर। इनजस्टिस, जो जहाँ जहाँ इनजस्टिस होता है वहाँ एक आंदोलन होता है, बहुत सारे लोग इकट्ठा आते हैं और गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं, ठीक है। हाँ, वुमेन का हेल्थ के रिलेटेड कुछ इश्यूज है, सोशल सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, ये सब चीज़ों के लिए अलग अलग तरीके का आंदोलन होता है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन एग्जांपल ऑफ वाटर रिवॉल्यूशन, ठीक है। राजस्थान में पानी का बहुत कमी होता है, तो वहाँ एक पर्सन थे जिनका नाम है राजेंद्र सिंह, हु इज कॉल्ड एज वाटर मैन ऑफ इंडिया। इन्होंने क्या किया, राजस्थान में बहुत सारे छोटे छोटे डैम्स बनाए, तालाब बनाए, ताकि लोगों को वाटर अवेलेबल हो सके, ठीक है। उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है तरुण भारत संघ, विच वर्क फॉर द बिल्डिंग 11,000 जोहाड़। जोहाड़ इज जस्ट लाइक अ स्मॉल डैम इन हंड्रेड्स ऑफ विलेज ऑल ओवर इंडिया। ही इज कैंपेइंग फॉर वाटर कंजर्वेशन, रिवाइवल ऑफ रिवर्स। जो रिवर सूख गई है, जिसमें कचरा सब जमा हो गया है, तो उसको रिवाइव करना चाहिए, कचरा निकालना चाहिए, ये सब उन्होंने काम किया। फॉरेस्ट कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, 31 ईयर्स से वो एक्टिव है। और इनको एक बहुत बड़ा प्राइज मिला है, दैट इज स्टॉकहम वाटर प्राइज। ये वाटर कंजर्वेशन के एरिया में नोबेल प्राइज माना जाता है, ओके। इट इज कॉल्ड एज वाटर प्राइज, नोबेल प्राइज फॉर वाटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनके बारे में पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह आता है कि हु इज कॉल्ड एज वाटर मैन ऑफ इंडिया, सो आंसर इज राजेंद्र सिंह। एनवायरमेंट डिग्रेडेशन सब होता है। अभी रिसेंटली अगर आप टीवी देखते हो तो आपने देखा होगा कि अरावली माउंटेन्स के अगेंस्ट अभी मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, ठीक है। Environmental movements at international level, several movements are working to stop the deterioration of environment। environment के अगेंस्ट अगर कोई काम कर रहा है तो बहुत सारे लोग इकट्ठा आते हैं और गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं। देन इम्पोर्टेंट मूवमेंट है, ये है कंज्यूमर मूवमेंट। कंज्यूमर की हम लोग कुछ खरीदते हैं, वो अगर चीज़ खराब निकली तो जो मैन्युफैक्चरर है या जो सेलर है उसने हमें रिफंड देना चाहिए या फिर रिप्लेसमेंट देना चाहिए। तो ये नहीं होता है तो क्या होगा, गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया, रूल बनाया, दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 1986 में आया था। द मूवमेंट बिलीव्स दैट एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी इज अ कंज्यूमर। अभी क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, एडल्ट्रेशन होता है। एडल्ट्रेशन मतलब क्या, मिक्स, कुछ गलत चीज़ें मिक्स करते हैं खाने में या चीज़ों में, जैसे दूध में पानी मिक्स करके दे दिया। किसी भी गुड्स का प्राइस ज़्यादा बताते हैं, वेट में फ्रॉड करते हैं, ठीक है। सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम्स है। ये प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए अगर कोई ऐसा करता है तो हम कंप्लेंट कर सकते हैं कंज्यूमर कोर्ट में, ठीक है। कंज्यूमर मूवमेंट वर्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर फ्रॉम सच फ्रॉड्स।
द मूवमेंट इंक्रीजेस द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन पब्लिक लाइफ। अभी मूवमेंट का काम क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज में तो सब लोग एक साथ सब लोग नहीं जा सकते, इसलिए लोग क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं, गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं। ठीक है। द पोस्ट 1980 मूवमेंट्स आर कॉल्ड एज नियो मूवमेंट्स। नियो मतलब क्या, न्यू टाइप के मूवमेंट, एज दर नेचर इज डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर मूवमेंट। दिस मूवमेंट्स आर रियल इशू बेस्ड। इट मीन्स दैट ट्राई टू ऑर्गेनाइज इशू बेस्ड मास मूवमेंट, कि किसी इश्यू के ऊपर मूवमेंट्स करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे मूवमेंट चलते हैं, हैशटैग यूज करते हैं, गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने का कोशिश करते हैं, वीडियोस अपलोड करते हैं। ठीक है। नाउ गो टू लेट्स गो टू द लास्ट चैप्टर। लास्ट चैप्टर इज चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन डेमोक्रेसी। अब इंडियन डेमोक्रेसी में हमने देखा कि बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलता है सभी को, इलेक्शंस होता है फ्री एंड फेयर, एवरीबडी इज गवर्नमेंट इज ensuring that everybody is getting justice, equality। ठीक है, सेकुलरिज्म है हमारे यहाँ, सब कुछ है, बट देर आर सम चैलेंजेस। सो अभी डेमोक्रेसी सिर्फ अडॉप्ट कर लिया, इलेक्शन हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि लोग भी अवेयर रहे, अलर्ट एंड कॉन्शियस एफर्ट्स आर मेड टू सस्टेन डेमोक्रेसी। ये इंपॉर्टेंट है, नहीं तो क्या होगा कि गलत हाथों में पावर चला जाएगा। टुडे एवरी नेशन इन द वर्ल्ड क्लेम्स टू बी डेमोक्रेटिक। सब लोग बोलते हैं कि हम डेमोक्रेटिक, बट एक्चुअली दे आर नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ओके, बट इन रियलिटी वेरी फ्यू nations in the world have democracy that protects the rights of freedom of people and gives प्रायोरिटी टू वेलफेयर ऑफ द पीपल। लोगों के वेलफेयर के लिए बहुत कम कंट्रीज काम करते हैं, सिर्फ पेपर पे डेमोक्रेसी होती है। ठीक है। मेनी डेमोक्रेसीज आर फेसिंग द चैलेंज ऑफ मिलिट्री टेक ओवर। ये हमने बहुत कंट्रीज में देखा, रिसेंटली हमने देखा था नेपाल में, बांग्लादेश में, जो वहाँ का इलेक्टेड गवर्नमेंट था उसके अगेंस्ट लोगों ने आंदोलन किया और उनको वहां से हटा दिया। Spread of democratic values at global level and adoption of true democracy by all nations is a major challenge for global major challenge at global level। ग्लोबली मतलब क्या, वर्ल्ड में ऐसा होना चाहिए कि सारे कंट्रीज में गवर्नमेंट होना चाहिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होना चाहिए। ठीक है। और एक्चुअल जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, इक्वालिटी, फ्रीडम, सोशल जस्टिस, ये इंप्लीमेंट होना चाहिए। ठीक है। Democratic values are found to be very weak even in those nations where democracy appears to be deep rooted। जैसे इंडिया है, यूएसए है, ऐसे कंट्रीज में भी बहुत सारे एग्जांपल्स है जिसमें हमें पता चलता है कि डेमोक्रेसी वीक है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज आर नॉट फाउंड। ठीक है। इन नेशंस लाइक इंडिया डेमोक्रेसी appears in form of voting, elections, government structure, judiciary, etc. However, this is only a political form of democracy. To become way of life, democracy must be practiced in every aspect of social life। हर जगह पे डेमोक्रेसी, हर जगह पे इक्वालिटी लोगों को मिलना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि एक्चुअली डेमोक्रेसी इंप्लीमेंट हुआ है। सेवरल मेजर्स सच एज इंक्लूजन ऑफ सोशल कंपोनेंट्स, ऑटोनॉमी ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। सोशल इंस्टीट्यूशंस मतलब क्या, इलेक्शन कमीशन, जुडिशरी, उसको ऑटोनॉमी मिलना चाहिए, फ्रीडम मिलना चाहिए, किसी का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए इसके बीच में। एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन वैल्यूज नीड्स टू बी अडॉप्टेड फॉर अ रियल कल्टीवेशन ऑफ डेमोक्रेसी। ये अगर होगा तो हम बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी रियल सेंस में है। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द challenges our democracy is facing। Another challenge before democratic nation is to ensure that democracy becomes deep rooted। Freedom, equality, fraternity, justice, peace, development and humanitarianism are the values that should be practiced at all level of society। Freedom, सभी को freedom होना चाहिए, कुछ भी बिजनेस कर सके, कुछ भी पढ़ सके। ठीक है। इक्वालिटी, एवरीबडी शुड बी ट्रीटेड इक्वली। फ्रैटर्निटी मींस ब्रदरहुड, कि all हम बोलते हैं प्लेज में, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो ये एक्चुअल सेंस में इंप्लीमेंट होना चाहिए। जस्टिस, पीस, पूरे वर्ल्ड में या पूरे कंट्री में शांति होनी चाहिए। डेवलपमेंट एंड ह्यूमैनिटेरियनिज्म। ठीक है। ह्यूमैनिटेरियनिज्म मतलब क्या, वी शुड ट्रीट एवरीबडी एज इक्वली, ह्यूमन बींग्स की तरह ट्रीट करना चाहिए, नो बडी शुड बी ट्रीटेड सुपीरियर और इन्फीरियर। ठीक है। तो मास सपोर्ट फॉर दिस पर्पस कैन बी गैदर्ड ओनली थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स। अब ये सब चीजें कभी इंप्लीमेंट हो सकती है, तभी डेमोक्रेसी ठीक से काम करेगा। नाउ लेट अस सी व्हाट आर चैलेंजेस। फर्स्ट चैलेंज इज कम्युनलिज्म एंड टेररिज्म। कम्युनलिज्म मतलब क्या कि किसी एक रिलीजन वाले अपने आप को सुपीरियर मानते हैं और दूसरे रिलीजन को इन्फीरियर मानते हैं। ठीक है। इसके वजह से क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, religious conflict, and the resultant terrorism is the one of the major challenge before Indian democracy। Social stability gets hampered due to increasing religious hostility। hostility मतलब क्या, किसी को लगता है कि मेरा रिलीजन वीक है तो मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिल रहा है। ठीक है। उसकी वजह से जो सोशल सोसाइटी में इनस्टेबिलिटी होता है, social stability gets hampered। People's participation in democratic process reduces to a great extent due to terrorism।
फिर टेररिज्म मतलब क्या, कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, कहीं अटैक हो गया तो लोग डर जाते हैं, और लोग डर जाते हैं तो वोट नहीं करते। लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट, जैसे ये मेन कश्मीर में चलता था, जम्मू कश्मीर में, ठीक है, अभी भी चलता है, कि लोगों को डराते थे कि आपको इंडिया के साथ नहीं जाना है, ठीक है। सो टेररिज्म से क्या होता है कि लोगों का पार्टिसिपेशन कम होता है। लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म, नक्सलिज्म। लेफ्ट मतलब क्या, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी है, कुछ लोग हैं जो लेफ्टिस्ट होते हैं। लेफ्टिस्ट मतलब क्या, जो ऐसे चीजों में मानते हैं कि डेमोक्रेसी नहीं होना चाहिए। और ऐसे लोगों ने क्या किया है, एक नक्सलाइट मूवमेंट स्टार्ट किया हुआ है इंडिया के कुछ ट्राइबल एरियाज में, या इंडिया के कुछ एरियाज में, ठीक है, महाराष्ट्र के भी कुछ एरियाज में, गढ़चिरौली उस पार्ट में है। नक्सलिज्म इज अ मेजर प्रॉब्लम इन इंडिया। नक्सलिज्म बिगेन मूवमेंट टू रिमूव इनजस्टिस। अब इसका मेन मोटो क्या था नक्सलिज्म का, इनजस्टिस रिमूव करना। जो रिच लैंडलॉर्ड्स थे उनके अगेंस्ट इनका फाइट था, लेकिन बाद में ये लोग ने वेपन्स ले लिया और ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट से फाइट करने लगे, ठीक है। जो लैंडलेस फार्मर्स के साथ पहले इनका फाइट, लैंडलेस फार्मर्स के लिए ये स्टार्ट हुआ था मूवमेंट। But today Naxalism has become a violent struggle. In Naxalite movement, the importance of problems of farmers and tribal movement has reduced. Instead, violent measures to oppose the government policies, attacking the police forces, and such tactics are used by Naxalite groups. नेक्स्ट इज करप्शन, गवर्नमेंट वर्किंग कैपेसिटी। करप्शन के वजह से क्या होता है, गवर्नमेंट का जो कैपेसिटी होता है, अगर गवर्नमेंट रोड बनाने के लिए कुछ पैसे इन्वेस्ट कर रहा है या यूज कर रहा है, उसमें से अगर पैसे किसी ने खा लिया या फिर करप्शन हो गया, तो गवर्नमेंट का जो कैपेसिटी है, वर्किंग कैपेसिटी है, वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होता है, पुअर पब्लिक सर्विसेज फैसिलिटीज, डिफरेंट पॉलिटी फाइनेंशियल ब्लंडर्स, ये सब होता है क्योंकि पैसा किसी और के पॉकेट में चला जाता है, ठीक है। ब्राइब करते हैं वोटर्स को, पैसा देते हैं वोटर्स को, भगा भगा के लेके चले जाते हैं, टॉर्चर करते हैं उनको। ये सब चीजें कैसे होती है, पॉलिटिकल पार्टीज जब ये पैसा या करप्शन जब भी करता है तभी ये सब होता है, ठीक है। फैमिली मोनोपोली भी होता है कि एक ही फैमिली के पास पावर होता है, एक ही फैमिली के मेंबर्स ही जीत के आते हैं, तो भी ये करप्शन बढ़ जाता है। नेक्स्ट इज क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में जब भी क्रिमिनल्स आ जाएंगे तो क्या होगा, वो लोग क्या करेंगे, मनी मसल पावर सब यूज करेंगे, इलीगल तरीके से जीत के आएंगे, ठीक है। और उनका मसल पावर मतलब क्या, गुंडागर्दी बढ़ जाएगा। सोशल चैलेंज, apart from the challenges mentioned above, Indian democracy faces other challenges. Problem like unemployment, unequal distribution of resources. Resources मतलब क्या, कि लैंड एक एग्जांपल है, बहुत सारे लोगों के पास बहुत कम लैंड है और कुछ लोग हैं उनके पास बहुत ज्यादा लैंड है, तो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। इंक्रीजिंग गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, कास्ट बेस्ड इश्यूज नीड्स टू बी रिजॉल्व। ये रिजॉल्व होना चाहिए, ये भी एक चैलेंज है डेमोक्रेसी के सामने। अब ये कैसे करेंगे हम लोग सॉल्व, ठीक है। व्हाट स्टेप शुड बी टेकन टू मेक इंडियन डेमोक्रेसी सक्सेसफुल। अभी वोटिंग होता है, पॉलिटिकल पार्टीज पावर में आते हैं, सब कुछ ठीक है, पार्लियामेंट भी चलता है, डिसीजंस लेता है, डेमोक्रेसी विंस एट वेलफेयर ऑफ मेजोरिटी, ठीक है। मेजोरिटी पीपल का वेलफेयर के लिए डेमोक्रेसी काम करता है। when the importance is given to majority, it is possible that injustice may be done to those who are marginal and who are in minority. ये suppose गवर्नमेंट अगर मेजोरिटी के बारे में ही सोचेगा तो कुछ लोग होते हैं जिनके ऊपर अन्याय हो सकता है, ओके, दे कैन injustice can be done to them, okay. True democracy, it is a government by, though democracy is a government by majority, minorities should also be included in the process of decision making. अभी गवर्नमेंट कैसे बनता है कि एक पार्टी को अगर ज्यादा वोट मिला, मतलब उनको मेजोरिटी मिला, सो दे विल कम टू पावर, but they should they should not work in a way that they insult or they don't take into consideration the minority communities or who have not voted for them. Government, when government comes to power, it is of everybody. Government सभी के लिए काम करना चाहिए. This is a duty of government to take into consideration the interest of minorities. In short, democratic government, everyone's opinion should be considered important. और रिलीजियस इंग्लिस्टिक ग्रुप, कोई भी एथनिक ग्रुप, सब लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए और डिसीजन मेकिंग में भी उनका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है जुडिशरी का। जुडिशरी ने अगर ठीक से काम किया, जुडिशरी ने अगर गवर्नमेंट के काम के ऊपर नजर रखा, अगर लोगों ने कुछ जुडिशरी के पास गए, गवर्नमेंट के अगेंस्ट कंप्लेंट किया या फिर कोर्ट में केस फाइल किया, सो जुडिशरी शुड ensure that every everything is done according to the constitution. Judiciary should ensure that criminals are not entering into politics. तो ये सब जुडिशरी ने मेजर्स भी लिया है, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दिया है क्रिमिनल्स को, और उनको प्रोहिबिट भी किया है कि वो इलेक्शन फाइट नहीं कर सकते। To make democracy successful in India, it is not sufficient to make effort at level of government, administration of judiciary. Everyone at social and individual level should make conscious effort towards it.
अभी गवर्नमेंट ने क्या क्या चीज की है देखो, सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान मतलब क्या, सभी को स्कूल में जाना चाहिए, और उनको फ्री बुक्स या टीचर्स होते हैं, फ्री फ्री एजुकेशन मिलता है। स्वच्छ भारत अभियान, ग्राम समृद्धि योजना, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, बचत गट होते हैं। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, कि इंडिया में जो रूरल एरियाज में लोग हैं उनको 150 डेज का गवर्नमेंट गारंटी देता है एम्प्लॉयमेंट का। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाया तो उनको फ्री में पैसे मिल जाते हैं 150 डेज के। ठीक है। सच अदर प्रोजेक्ट्स आर अंडरटेकन एट द लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू इंक्रीज पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। 50% सीट्स आर केप्ट रिजर्व फॉर वुमेन इन लोकल गवर्नमेंट। ठीक है। टू मेक डेमोक्रेसी ट्रूली सक्सेसफुल, इट इज एसेंशियल टू इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। डेमोक्रेसी कभी सक्सेसफुल होगा जब भी लोग डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। लोगों ने अगर सोचा कि मेरा वोटिंग हो गया, मेरा काम खत्म हो गया, देन डेमोक्रेसी विल नेवर बी सक्सेसफुल। पीपल शुड पार्टिसिपेट, दे शुड रेज क्वेश्चंस। If such participation increases, especially at level of government, it will help changing public policies. लोग जब भी क्वेश्चन करेंगे, गवर्नमेंट को भी पता होगा कि अगर मैंने गलत पॉलिसी बनाया, गलत डिसीजंस लिया, then people will question me. Okay? So public policies are made through interaction with people. लोगों से इंटरेक्ट करके अगर पॉलिसीज बनेगा तो फायदा होगा, तो लोगों के लिए ही पॉलिसीज बनेगा। तो वैल्यूज ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी, सोशल जस्टिस, ये हमने देखा। इक्वालिटी मतलब एवरीबडी शुड बी इक्वल, लिबर्टी मींस फ्रीडम, सोशल जस्टिस, ठीक है, सेकुलरिज्म शुड बी रेस्पेक्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड इवन इन आवर पर्सनल लाइफ। फॉर सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी एवरीवन शुड कीप इन माइंड दैट वी आर रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ द नेशन। कि हमारे लाइफ में ही अगर हमने ये सब चीजें फॉलो किया, तो सब लोगों ने फॉलो किया तो पूरे कंट्री में ही अपने आप इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है। आई होप you have understood and you have enjoyed this revision video. If you have understood, you can give a like, you can share this video with your friends, and you can subscribe for more such videos. Thank you for watching.